हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज अपना बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट डे जो मैं आपको मंडे को डालने वाला हूँ आपको लेक्चर्स, बट इसका डेमो के पर्पस के लिए मैंने ये अभी रिकॉर्ड कर लिया है और आप ये जो यूट्यूब पे देख रहे हो फर्स्ट डे पे मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग ये बैच में क्या करेंगे सर, वी आर एक्साइटेड। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, इतना मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। थैंक्स अलॉट। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का ये बैच किसके लिए है? इनकम टैक्स के लिए। किसके लिए? इनकम टैक्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सर आपने रिवीजन वीडियो बहुत डाले थे तो फिर ये क्यों ले? क्योंकि रिवीजन वीडियो में इतना फटाफट रहता है कि वो किस पर्पज से रहता है कि आपने एक बार अच्छे से क्लास कर लिया है, बट अभी आपको कुछ इश्यू आ रहा है तो एक बार फटाफट से गो थ्रू करना है, रिवीजन फास्ट करना है, उसके लिए रिवीजन वीडियो रहता है। ऑलमोस्ट पूरा इनकम टैक्स अपना रिवीजन लेक्चर चैनल पे डाला हुआ है। तो फिर ये किसके लिए है? ये अगर आपका अभी एग्जाम्स कैंसिल हो गए, सीए इंटर वालों के लिए ये क्लास है। अगर आपका एग्जाम जो कैंसिल हो गए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपके क्लासेस में धोखा हो गया था, होता है, आपने क्लासेस नहीं लिया था, कुछ रीजन थे कि मे भी फाइनेंशियल रीजन थे, तो उसके लिए ये क्लास है। ओनली 1000 रुपीज के आसपास 1120 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले वो सब आज ही मैं एक बार प्राइस की बात करूंगा, उसके बाद मैं कभी नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है मैं नीचे देखते हैं। पहले ये एक बार पेपर की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इनकम टैक्स है कहाँ आईपीसीसी में। बेसिकली आईपीसीसी में बेसिकली 800 मार्क्स का पेपर है, 8 पेपर है। आईपीसीसी पहले था, अभी सीए इंटर है। हम लोग ने आईपीसीसी दिया था तो हमें वो याद है। इंटर का पेपर है, तो उसमें जो पेपर 4 है उसमें दो पार्ट है, एक है इनकम टैक्स, एक है जीएसटी। ये आप जो देख रहे हो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में पेपर 4 जो है उसमें टैक्सेशन 100 मार्क्स का पेपर है। इनकम टैक्स पेपर नहीं, पेपर टैक्सेशन है, उसमें इनकम टैक्स लॉ 60 मार्क्स का है और जीएसटी 40 मार्क्स का। और अभी इंस्टीट्यूट ने कैसे अनाउंस किया हुआ है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ पार्ट एमसीक्यू के आते हैं और कुछ पार्ट किसके आते हैं, अपने सब्जेक्टिव पेपर आते हैं। तो टैक्स भी उसमें से एक पेपर है, तो उसमें 30% जो है एमसीक्यू आता है, मतलब 100 में से 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आता है इसका मतलब आप ये मत सोचना कि वो वाला एमसीक्यू आता रहेगा जो अपना बीकॉम में आता था, एक लाइन फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, वैसा नहीं आता। इसमें कैसा होता है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 1 मार्क्स के कुछ एमसीक्यू रहते हैं, कुछ 2 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं। अभी तक पेपर देखे उसमें 10 क्वेश्चन कितने 1 मार्क्स वाले रहते हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले रहते हैं। जनरली जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े इजी रहते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े बड़े रहते हैं। उसमें क्या अपने से कंसेप्ट पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन करने का, सरचार्ज निकालने का। आप ये सब टर्म्स आप धीरे धीरे हो जाओगे यूज टू, कोई इश्यू नहीं है, तो वो निकालने पड़ते हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो ये नहीं समझना है अपने को कि 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू है, जैसे अपने कॉलेज में आते थे 30 में से 25 आ जाएंगे और फिर बचे हुए 70 में से 25 लाने, 25 लाने। सो दिस इज नॉट केस हियर। यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे एकदम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब होगा? जब हम सब्जेक्ट के साथ टाइम बिताएंगे। एक ही तरीका, लोग बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, बट वे नहीं बताते कि कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक ही तरीका है कि सब्जेक्ट्स के साथ, जो सब्जेक्ट है उसके साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि अगर आपने बैच ज्वाइन किया, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। कोई कोई तरीके आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, सब जीरो लेवल पे है, सब एट पार है। यहां से हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना है कि मेरे को ये आता है या ये नहीं आता। आपको कुछ भी अज्यूम करके यहाँ पे नहीं आना, आपको ये अज्यूम करके आना है कि कुछ सीखना है, नया सीखेंगे। सेम चीज भी सीखेंगे तो कौन से तरीके से सीखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर इनकम टैक्स में कैसा सेम है, 60 मार्क्स में से 30% के एमसीक्यू आएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एमसीक्यू। एमसीक्यू की बात करें तो 30 मार्क्स के आने वाले, 18 मार्क्स के आने वाले और 42 मार्क्स का सब्जेक्टिव आने वाला, मतलब आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है, अपना एनालिसिस मतलब क्या, लास्ट 4 क्वेश्चन पेपर थे, उसमें से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आया वो मैं आपको बता दूंगा कि उस हिसाब से हम लोग आगे फिर प्रोसीड करेंगे कि जिस पे सबसे ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है तो उस पे फोकस ज्यादा रहेगा। बाकी सब पे भी उतना ही फोकस रहेगा, पर उस पे ज्यादा क्यों रहेगा, उसका एक रीजन है कि भाई उसमें से ही बार बार आ रहे हैं।
तो उस हिसाब से करेंगे, पर जाएंगे कैसे हम लोग, तो आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग जनरली कैसे जाएंगे, चैप्टर 1 जो मॉड्यूल में दिया है तो सबसे पहले चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 2 मॉड्यूल में दिया है तो उसके बाद चैप्टर 2 करेंगे। मॉड्यूल के सीक्वेंस से बीच में कभी कभार कुछ जरूरत पड़ी कि अपने को इजीली दूसरी चीज हो सकती है तो वो कर लेंगे, कि तो वो हिसाब से जाएंगे। और कैसे, मॉड्यूल के हिसाब से। नोट्स बने हैं मेरे, वो भी कौन से, मॉड्यूल के हिसाब से। वो ये तो अपन लोग ने पेपर का बेसिकली पहले ले लिया अंडरस्टैंडिंग। फिर बात करते हैं हाउ विल वी प्रोसीड। हम लोग यहाँ से, अभी ये तो फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, पढ़ाओगे कैसे सर, कौन से नोट्स देने वाले हो, आगे मतलब स्टडी मटेरियल कवर करोगे नहीं, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है। हमारे, हम भी जब स्टूडेंट थे तभी ये बहुत सबसे बड़ा स्टूडेंट था कि जो क्लासेस वाला नोट्स दे रहा है उसमें इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर है कि नहीं। तो आई एम गारंटिंग यू कि एक लाइन भी नहीं छोड़ी हुई है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। अगर आपको, अगर कंफर्म करना है कि कैसे पता चलेगा कि एक लाइन भी नहीं छोड़ी हुई है, तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैं रिवीजन आपको दे दूंगा, तो वो रिवीजन करते करते आपको पता चल जाएगा, हाँ ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसमें नहीं लिया है, तो फिर वो कहां से हो जाएगा, वो रिवीजन से हो जाएगा। तो वो आगे देखेंगे, आगे की बात है। तो पहले क्या, लेक्चर फ्रॉम आवर मटेरियल, हमारा जो मटेरियल है उसमें से लेक्चर मिलेंगे। तो हमारा मटेरियल मतलब क्या, हमारा मटेरियल मतलब क्या, इंस्टीट्यूट का मटेरियल कितना पता, 1000 पेज का है, और रफ रफ साइड बता रहा हूं, तो 1000 पेजेस अभी मैंने चलो आपको पढ़ा दिया, पर एग्जाम से एक दिन पहले 1000 पेज इज नॉट पॉसिबल। और रीजन ही अपने एग्जाम्स में, सीए एग्जाम में फ्लंक होने का, या फिर कुछ बोलते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म नहीं होने का, इसका यही रीजन है कि क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि पोर्शन इतना वाइड है। कोई हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे यहाँ पे कौन सी रॉकेट साइंस है, कोई हम रॉकेट उड़ाना थोड़ी सीख रहे हैं, हम लोग कोई केमिस्ट्री नहीं सीख रहे, हम लोग यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी चीज अकाउंटिंग सीख रहे हैं, टैक्सेशन सीख रहे हैं, जो एक रूल है, हम लोग को रूल पढ़ना है। बट ये रूल इतने कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, वो एक दिन पहले अपने दिमाग में सब कंसेप्ट वापस ले बिठाना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अपने ये नोट्स डिजाइन किए हुए, मैंने इंस्टा पे डेमो डाला था, यहाँ पे भी मैं अभी इसके बाद आपको दिखा देता हूँ, बेसिकली अभी दिखा देता हूँ। चलिए कि अपने नोट्स कैसे रहेंगे जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे नोट्स है, देखिए ये चार्ट फॉर्म में क्यों है, चार्ट डायग्राम फॉर्म में क्यों है, बिकॉज क्या होता है कि ये सब चीजें अपना जो पिक्टोरियल माइंड रहता है वो सीधा सीधा ग्रैब कर लेता है। और अपने को जब अभी ये 6 चीजें मैंने एक टेबल में डाली है, अगर मैं 6 चीजें पैराग्राफ फॉर्म में डालता तो क्या इश्यू होता, तो ये इश्यू होता कि अपने को लगता 2 पेज पढ़ने, बट यहाँ पे अपने को लग रहा है कि सिर्फ इतनी सी चीज पढ़नी है। तो ये अपना एक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे भी अपने को एडवांटेज मिलता है। तो ये अपने नोट्स है बेसिकली, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल नोट्स है। ब्यूटीफुल है वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ना चाहिए कि अपने को इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर है कि नहीं। तो आई एम गारंटिंग यू कि हर एक लाइन इंस्टीट्यूट की इसमें इनकॉर्पोरेट है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है या जो बार बार रिपीट हुई है, जो अगर इसमें नहीं है, तो वो मैं अपना रिवीजन डालने वाला हूं। अगर आपने क्लासेस ऑप्ट किए तो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं जस्ट अपने एक ग्लिम्स दे रहा हूँ अपने जो नोट्स है उसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अभी टैक्स रेट का चैप्टर है, तो इंडिविजुअल के लिए क्या टैक्स रेट है, कंपनी, अगर आप एक चार्ट ये देख लो, और पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ही बनाया बेसिकली, तो मुझे पता है कि ये कहाँ से क्या चीजें आ रही। तो अगर आप एक बार ये देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसके साथ अभी जैसे मैंने ये सिखाया, तो इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, इसके साथ मैं 5-5 मिनट के यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा। ये सरचार्ज हो गया, तो सरचार्ज के लिए 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो बना दूंगा और यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो उसको आप बार बार जितना सुनोगे, ये सब रेट्स वेट्स कंफ्यूज होती है बेसिकली, हार्ड कुछ नहीं है। तो उसको आपने 10 टाइम समझो सुन लिया, तो आपका कंसेप्ट उधर क्लियर हो गया। क्लियर मतलब रट लिया ना आपने, तो फिर आपको ये सब कभी इश्यू नहीं आने वाला। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैच में रिवीजन डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटेरियल जो मैंने बताया। फिर क्या है, स्टैट्यूटरी अपडेट्स फ्रॉम आईसीआई साइट, जो आईसीआई की साइट है, मैं अभी इसके बाद आपको आईसीआई की साइट पे सीधा लेके जाने वाला हूँ। उस पे जो जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स आएगी, बेसिकली जो अमेंडमेंट वगैरह होंगे, सर आप लोगे कि नहीं लोगे, भाई वो तो लेने जरूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट में से ज्यादा आ जाता है एग्जाम में। जिस चैप्टर का अपना होता रहेगा, अभी भी एक स्टैट्यूटरी अपडेट का पीडीएफ पड़ा है साइट पे, इसके बाद मैं साइट पे लेके आपको चला जाऊंगा, वो पड़ा है। तो वो पीडीएफ जिस चैप्टर का वो कंसेप्ट है रिलेटेड, जैसे चैप्टर खत्म किया मैं आपको क्रॉस लिंकिंग करा दूंगा कि हाँ भाई ये देखो ये हम लोग ने कर लिया। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी आरटीपी आएगा इंस्टीट्यूट का, उसमें जो भी अमेंडमेंट रहेंगे सब हम लोग देख लेंगे। फिर सर आरटीपी करवाओगे कि नहीं,
कोई बहुत कम लोग कराते हैं क्लासेस में। सर आरटीपी का क्या इंपॉर्टेंस है? आरटीपी का ये इंपॉर्टेंस है कि 8 पेपर में से 3 पेपर ऐसे रहेंगे जिसमें 8-8 10-10 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन आरटीपी में से आ जाएंगे। सर आप अश्योरेंस कैसे दे सकते हो? क्योंकि हर एग्जाम में आता है। नहीं आया तो भी क्या, अपना तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा। आरटीपी जो लेटेस्ट आएगा वो मैं खुद करा के आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपकी बैच में, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट पेपर का सर क्या, मॉक टेस्ट पेपर कराओगे क्या? मैं कराऊंगा, पर उससे पहले आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपको बेसिकली बोलूंगा जब अपना पोर्शन वोर्शन सब हो जाएगा, पोर्शन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 दिन का मेरा टारगेट है, 25 से 30 दिन का, उसमें मुझे कंप्लीट करना है। आप सर घाई क्यों कर रहे हो? घाई नहीं कर रहे हो, 25-30 से 35 होगा तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि मेरा ये काम करना मेरे को मजा आता है, पैशन है बेसिकली। आपने देखा रहेगा मैं फ्री ही डाल रहा था, ये किसी ने मेरे को कुछ सजेस्ट किया, क्यों किया आगे मैं बताता हूँ, इसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट में आपको क्या करना रहेगा, पहले अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आपको खुद को मैं मॉक टेस्ट भेजूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व करोगे उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। डायरेक्ट वीडियो बना के कोई फायदा नहीं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक एक चीजें पता रहेगी। आपको जब भी आपने जितने भी लोगों ने मेरा एडमिशन ऑलरेडी ले लिया, सबसे मैंने आपका मोबाइल नंबर मांगा है। क्यों मांगा है? बेसिकली वो अपने फोन में मैं सेव करने वाला हूँ पर्सनली। और अगर आपको कोई भी डाउट, इंस्टाग्राम पे मैं सबके डाउट लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, बट क्या होता है दिन में 50-50 60-60 डाउट आते हैं, कभी कभी 100 आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि मैं सिंगल ह्यूमन ही हूं ना बेसिकली, तो कभी कभी वो छूट जाते हैं। बट यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। आपके कोई भी डाउट आएंगे ये सॉल्व करना विद इन, देखो 24-36 आवर लग सकते हैं, मतलब एक दिन लग सकता है, बट आपका वो डाउट सॉल्व करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। इंस्टाग्राम पे भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी आप समझते हैं कि उन्होंने तो कहीं और से क्लासेस किया है, तो वो कहीं और से पूछ सकते हो डाउट। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने मेरा मतलब ऑप्ट किया है क्लासेस, तो ये मेरा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका नंबर मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है। अभी आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, विद इन 24-36 आवर, जैसे ही मेरा क्लास खत्म होता है, आप कुछ भी उसमें से डाउट आ रहे हैं, इंस्टा पे पूछ रहा है पूछो, व्हाट्सएप पे मैंने आपका नंबर सेव करके रखा है, आप मेरे को डाउट पूछो, विद इन 24 आवर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले मैं ट्राई करूंगा आपका वो डाउट 100% सॉल्व हो जाए। और ये नहीं सोचना है कि भाई छोटा डाउट है बड़ा डाउट है, क्या सोचेंगे आप मुझे, आपके कोई यहाँ पे वो लाइव क्लास नहीं चल रही तो आपको कोई सेम भी वो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। कितना भी छोटा डाउट आ रहा है आप मुझे पूछो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या, पास्ट एग्जाम पेपर सर कराओगे क्या? पास्ट एग्जाम पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टेस्ट पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका ये इंपॉर्टेंस है कि हमको आता सब है सर, पर हम एग्जाम में लिख नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो भाई वो आने का फायदा क्या है? तो अपने को मैनेज करना है पहले। तो मैनेज करने के लिए अपने को क्वेश्चन पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चलेगा हाँ कितना बड़ा पेपर आता है, पेपर देख के आइडिया होगा हाँ कितने टाइम में मैं पहले से प्रैक्टिस किया। तो कभी विराट कोहली को देखा है क्या, वो क्या बिना प्रैक्टिस किए क्रिकेट खेलने चला जाता है? सचिन तेंदुलकर अपनी लास्ट गेम से पहले इतना प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कुछ तो प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस है। तो भाई आपको प्रैक्टिस, पास्ट क्वेश्चन पेपर का भी सेम है, हम लोग मिलके सिलेक्ट करेंगे कोई टफ पेपर जो पहले आया रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे, और वो फिर क्या करेंगे वो आपको मैं सॉल्व करने दूंगा। वही 3-4 घंटे का टाइम रहेगा, आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि अभी ये वीडियो के हिसाब से आपको कैसे लिखना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। बेस्ट ऑफ क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा अर्न करना मोटिव ही नहीं है, ये करने में मेरे को मजा आ रहा है इसीलिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओगे कि नहीं सर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट में, अगर आपकी कोई क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा, तो आपको फिर एक अटेम्प्ट देने के लिए वो आपको तैयार कर रहा है, बस और कुछ नहीं। डायरेक्ट टेक्स्ट में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किए तो भाई आपको फिर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किए रहेंगे और आपको अटेम्प्ट लगा रहेगा तो आपको पता रहेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम में जाके क्या हो जाता है वहां पे। क्योंकि वो सब प्रोविजन पढ़ने में तो कुछ नहीं लगता, पर जब उसको एक्चुअल में रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन आती है तो उसमें हालत खराब हो जाती है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे? 3 चैप्टर हम लोग ने बेसिकली कर लिया, तो उसके स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ सब मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। सेम वे रहेगी, मैंने वीडियो चालू किया उसमें मैं बोलूंगा पहले आपको खुद को सॉल्व करना है, पहले कंसेप्ट में रिवाइज करूंगा,
आप सॉल्व करोगे बैठ के, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो भेजोगे जो जो मैंने क्वेश्चंस किए उस दिन, उसके कि आपने किए हैं। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वे बताऊंगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। आईसीआई का मटेरियल का आंसर तो सामने ही रहेगा। तो अगर कोई बड़ा थियरी क्वेश्चन है तो उसको पॉइंट्स में डिवाइड करके ये सब होगा, डोंट वरी। फिर क्या प्रैक्टिकल जो अपना रियल लाइफ में, अभी मैं रिटर्न चैप्टर समझा रहा हूँ, तो इसके जो रिटर्न रियल में फाइल कैसे करते हैं ये सब भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपको प्रैक्टिकल कैसे काम करना है ये भी डाल दूंगा। अब और बोलो और क्या चाहिए, और कोई एडवाइस है तो प्लीज सजेस्ट मी, प्लीज सजेस्ट मी, प्लीज सजेस्ट मी। मैं वो भी इम्प्लीकेशन के लिए रेडी हूँ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मुझे ये करना है बेसिकली। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, एक वो कि भाई सर ये आपने स्टार्ट क्यों किया यार, आप फ्री में ये अभी, और ये लास्ट में पैसे की बात लास्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, आपको मजा भी आ रहा है, तो आपके 1000 रुपीज क्यों ले रहे हो? और 1000 रुपीज लेने से आपको कोई बड़ी इनकम भी नहीं होगी, पर ऐसा क्यों? बेसिकली एक दो चीजें हैं, वैल्यू क्रिएशन। अगर मैं अभी पैसे नहीं लूं, समझो कि मैं 1000 रुपीज फीस रखी है, मैंने अगर ये मैं नहीं लेता हूं तो क्या होगा? ये नहीं लूंगा तो कैसा होगा? मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी तरफ, तो मैं कैसे भी डालता रहूं, रैंडमली मैं डाल रहा था पहले। अभी कैसे मेरे को पूरा एक एक लेक्चर डालना है और उसके हिसाब से नोट्स बनाने, तो इससे मेरी ग्रोथ हो रही है। दूसरा क्या, ग्रोथ इन द सेंस मनी रिलेटेड नहीं, अपना कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, और ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या, अगर मैं इस हिसाब से इतना सारी चीजें इतने नॉमिनल कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपकी ग्रोथ क्या हो रही है? और इसमें ऐसा भी आपको नहीं समझना है कि प्राइस चीप है तो सामने क्वालिटी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपर्टाइज है ये सब्जेक्ट में। पास्ट 3 ईयर से, आप 2-3 साल से तो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, 2 साल से इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बिकॉज उसका रीजन है, कहीं से कॉपी नहीं किए, खुद एक्ट पढ़ा है, खुद 10 ऑथर्स की बुक पढ़ी है, और उसमें से खुद हैंड रिटन बैठ बैठ के बनाए। और अभी हैंड रिटन का ये मैं खुद अपना टाइप कर रहा हूँ और खुद नोट्स बना रहा हूँ। तो सोचो कि भाई कितना इसमें एक्सपर्टाइज है, क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, इसी के पीछे लगा हुआ हूँ। और इसके लिए जीएसटी भी मैंने कुछ 6 महीने पहले छोड़ा हुआ है। सिर्फ इनकम टैक्स पे पूरा फोकस है कि अपना कुछ नॉलेज है तो दूसरों के साथ शेयर कर सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट करते तो दूसरे लोग थोड़ा वो, मतलब जो स्टूडेंट्स ही है, समझो आप ही हो, तो आपको क्या लगेगा, कोई एक प्रोफेसर है जो ये सेम चीज 5000 में दे रहा है, सेम नहीं मैं बोल रहा हूँ, इससे भी लो लेवल की, और मैं फ्री दे रहा हूँ। पर जब वो उसका 5000 का आपको 2000 में मिलेगा, तो आप ये फ्री वाला ऑप्ट ना करके वो 2000 वाला ऑप्ट करोगे। वो आपका गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी। तो बेसिकली ये मैंने कुछ आपके 15-20 मिनट पता नहीं ले लिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं लगना चाहिए। ये बेसिकली बैच किस हिसाब से होगा वो मैं डिस्कस कर रहा था। इसके बाद अभी मैं आपको सीधा इंस्टीट्यूट के साइट पे लेके चलता हूँ। आईसीआई की साइट में क्या क्या कंटेंट दिया है वो सब कवर करेंगे कि नहीं, क्या क्या उसमें से करेंगे, पूरा करेंगे। जितनी भी एक वर्ड भी उधर दिया है तो वो भी हम लोग कवर करने वाले। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी मैं आईसीआई की साइट पे सीधा आपको लेके चल जाता हूँ और बात करते हैं वैसे। हाँ, तो हम लोग अपनी आईसीआई की साइट पे आ चुके हैं। पेपर फॉर टैक्सेशन, यही यहाँ पे क्यों लेके आ गए सर? यार ये आप अपने नोट्स दोगे ना सर? हम देंगे नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यही आपकी माई बाप है सर, भगवान भगवान सब यही है, यही गीता वगैरह इनकम टैक्स के लिए। ये सर क्या बेनिफिट है? यहाँ पे जो चीजें डाली हुई है इसमें से ही एग्जाम में आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। लोगों को क्या लगता है कि स्टडी मटेरियल में से ये क्वेश्चन नहीं आया, तो भाई स्टडी मटेरियल से नहीं आया तो क्या वो आरटीपी में से आ गया रहेगा, मॉक टेस्ट में से आ गया रहेगा, सजेस्टेड आंसर, ये सब इतनी सारी चीजें दी है। कुछ तो इंस्टीट्यूट ने सोच समझ के दिए ना। इसमें से हम लोग बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सब कर लेंगे, इसमें जो भी दिया हुआ है ना सब हम लोग करने वाले हैं। पर ये मत समझना आप कि आपने बोला था कि आधे घंटे का लेक्चर था, 40 मिनट क्यों कर दिए, 1 घंटे का लेक्चर था, 1.5 घंटा। देखो आपको अनलिमिटेड व्यूज दिए जा रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपको जितनी बार देखना है देखो, जैसे देखना है देखो। इसलिए एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप ये डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट एग्जाम के लिए मत पढ़ो, लाइफ के लिए पढ़ो, कि आपको मास्टरी हो जाएगी। सो स्टडी मटेरियल के अंदर क्लिक कर लेते, तो स्टडी मटेरियल के अंदर क्या है ये मैंने क्लिक कर दिया, May 20 November 20। बेसिकली बैच अपना May 20 था, अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, वो कुर्बान हो गया था। अभी November 20 के लिए एग्जाम है। तो ये स्टडी मटेरियल है, इसमें कौन कौन से कुछ 14 चैप्टर है, 14-15 वो लाइन से दिए हुए हैं। और ये क्या है, कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम में बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ गलती हो गया,
इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ गलती हो गया तो यहाँ पे वो दिया रहेगा। मुझे पता है आप बाद में कभी देखोगे कोई और सब्जेक्ट का देखोगे तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अभी देखो मॉड्यूल 1 के चैप्टर 3 में पेज नंबर 3.47 में इन एमसीक्यू नंबर 10 यहाँ पे कुछ गलती है, तो ये यहाँ पे उसने करेक्टेड हो गया है कि उधर मत देखना, इसका यहाँ पे देख लेना, वहां पे अभी तक गलती है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया। होप सो आपको क्लियर है इसका क्या पर्पस है। तो यहाँ से हम लोग वापस बाहर आ जाते हैं और ये स्टडी मटेरियल में क्लिक कर देते हैं। तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, चैप्टर 1 पहले करेंगे, चैप्टर 2 सेकंड करेंगे, चैप्टर 3 थर्ड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रोसीड करने वाले हैं आगे आगे आगे। उसके बाद कैसे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इस हिसाब से करेंगे कि अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो, और साथ ही साथ अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जितने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अपने साथ साथ होते रहे। उसका एनालिसिस भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में अभी दे देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बैक कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल में जितने भी चैप्टर है नो डाउट पूरे करने ही अपने को, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। फिर आ जाते हैं सेकंड, स्टैट्यूटरी अपडेट क्या होती है। स्टैट अपडेट बेसिकली क्या होती है, जो मैंने आपको बोला कि कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं, ये अभी तक जितने आए हुए हैं ये अटेम्प्ट के लिए आए थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे अभी समझो बेसिक कंसेप्ट मेरा चैप्टर हो रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी इसमें अमेंडमेंट दिए ये मैं आपको इंटरलिंकिंग करा दूंगा कि हाँ भाई ये यहाँ पे हम लोग ने देखा था, ये यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग ने कर लिया। तो मतलब यहाँ से भी अपना बेसिकली ये जो भी इसमें पूरा कंप्लीट कंटेंट है, प्लस जो ये वाली आरटीपी में कुछ नया आएगा, तो सब कुछ अपना कवर हो जाएगा, नॉट वरी एट ऑल। फिर अपना आ जाता है स्टेट अपडेट फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, सो अभी नहीं देखते। स्टडी गाइडलाइन फॉर इनडायरेक्ट टैक्स बाद में देखेंगे। वैसे भी जीएसटी देखो बहुत छोटा है, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पता है बहुत पसंद आएगा, आप मुझे अगर रिक्वेस्ट करते हो तो इसके बाद में जीएसटी में मेरे को सीए फाइनल में एग्जाम्शन था, सो आप सोच सकते हो कि जीएसटी में मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे आता है। सो बाद में देखते हैं, पहले अभी इनकम टैक्स की बात करते हैं। फिर क्या है, स्टडी मटेरियल फॉर मई 19 नवंबर 19, तो ये तो पुराना हो गया, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर आरटीपी की बात करते हैं। आरटीपी जो लेटेस्ट वाला आएगा वो मैं कराने वाला हूँ। इसके साथ अगर पुराने आरटीपी जो दिए हुए इसमें अगर आप सॉल्व करने वाले हो, करना चाहिए, 2-3 तो करने ही चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप बिंदास मेरे को अपने व्हाट्सएप के नंबर मैं जो बात कर रहा था, मैं आपको नंबर जो फर्स्ट लेक्चर आएगा तो उसके साथ अपना नंबर भी मेंशन करके दे दूंगा। वो लेक्चर आप नंबर पे आप कोई भी डाउट हो आप फोटो खींच लो, आरटीपी का पूछ लो ये कैसे चीज है, ये मैं आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। 24-36 एक डेढ़ दिन लग सकता है, वो आप समझ सकते हो कि भाई बहुत डाउट आते हैं उस हिसाब से। फिर आरटीपी के बाद क्या है, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मैंने आपको वे बताया आप कैसे करोगे। फिर दो मॉक टेस्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन पेपर करने वाले। फिर सजेस्टेड आंसर में बेसिकली क्या होता है, पुराने एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, पुराने एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको आंसर लिखने का कैसे। तो जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर हम लोग मैं आपको करने दूंगा, उसके बाद जब हम लोग सॉल्यूशन में अपने वीडियो बना के दूंगा आपको, तो उसमें सजेस्टेड आंसर से ही मैं कराने वाला हूँ। क्योंकि सजेस्टेड आंसर में वो क्या दिया रहता है, उसमें बेसिकली ये दिया होता है कि आंसर फ्रेम आईसीआई को कैसे चाहिए आंसर। देखो बेसिकली हमें सब आता है पर हमने लिखना नहीं आता, तो वो चीज का क्या फायदा। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उसको पॉइंट पॉइंट में ब्रेक करके याद कैसे रखने का, कैसे मैं करता हूँ, बेसिकली सब चीज करेंगे। ठीक है, फिर ये क्या, रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन। यहाँ पे कुछ आईसीआई ने अपने समरी नोट्स दिए हुए जो कि मेरे हिसाब से उन्होंने एक्सेल सीट पे बना के दिए हुए, तो इतने अच्छे नहीं लग रहे। उससे अच्छा मैं ये भी आपको, मैं चाहिए तो एक बार बता दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी सेक्शन वाइज समरी आपको नोट्स देने वाला हूँ। सेक्शन वाइज समरी नोट्स पीडीएफ में मिलेगी तो ऑब्वियसली उसमें कैसे रहेगा, सेक्शन 1 क्या है, शॉर्ट टाइटल कमेंट्स एक्सटेंट। सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सब लिख के। मतलब 2.7 कौन सा डेफिनेशन है, एसएससी, तो एसएससी के शॉर्ट फॉर्म में वहां पे लिखा रहेगा। तो वो किसके लिए, आपको ये देखना है और आपको याद करना है कि जो मैंने पढ़ा था वो सब चीजें याद आ रही है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो आपको मेन बुक खोलो और उसमें से सर्च कर दो। नेक्स्ट सेक्शन आपको देखना है, आपको याद करना है कि ये सब पॉइंट है, उसके अंदर की चीजें मेरे को याद आ रही है। अगर याद नहीं आ रही तो आप उसमें से देख के कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। जब आप रिवीजन करने बैठोगे बाद में, तो आपको यही खोलना है और आपको सोचना है, रिवाइज करना है, आपको बार बार पढ़ना नहीं। अभी विजन वाली बात है, रिविजन करना है। तो आपको देखना है कि कैसे मेरे को याद आ रही है कि नहीं चीज। अगर याद आ रही है तो आगे बढ़ते रहो, कुछ अटक रहे हो तो मेन बुक खोलो, उसमें से जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं आपको लग रहा है आपको ये नहीं सोचना कि मैं आपका फर्स्ट डे टाइम ले रहा हूँ, आपको ये सब समझना जरूरी है कि भाई मैं एग्जाम में करने वाला क्या हूँ जाके। तो उसके लिए बेसिकली अंडरस्टैंडिंग साइट की दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ 1-2 और चीज इंपॉर्टेंट है जो अपने यहाँ पे दी रहेगी, एक सेकेंड।
सैंपल क्वेश्चन फॉर 30 से यहाँ पे ये एमसीक्यू है, कुछ 62 एमसीक्यू इनकम टैक्स के अपना इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं। ये सब मैं सॉल्व करा के आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब मैं सॉल्व करा के अपने हैंड रिटन स्टाइल में सॉल्व करूंगा और आपको रिलेट करा के आपको मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपका हो जाएगा। होप सो इट्स क्लियर। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई आपको क्वेश्चन में मतलब इधर 62 एमसीक्यू हो गए, फिर अपने मॉक टेस्ट में भी इस एमसीक्यू आएंगे, दो मॉक टेस्ट मतलब 40 मतलब 102 एमसीक्यू हो गए। फिर अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं तो 100-150 एमसीक्यू रहेंगे, तो कितने हो गए 250 प्लस आरटीपी में 20 रहेंगे, मतलब लगभग 300 एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करा के देने वाला हूं। अब बोलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। ओके, मैंने ये साइट क्लोज कर दिया है, तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि पेपर का एनालिसिस कर देते हैं। पेपर में बेसिकली ये चैप्टर वाइज मैंने बोला 14 चैप्टर है, ये इसमें से इजी कौन सा है, सब इजी है, कोई इश्यू नहीं है, सब इजी है। हम लोग इतने अच्छे से करेंगे कि आपको इजी हार्ड से बाहर निकलना है। देखो कैसा होता है, कुछ लोगों को क्या इजी लगता है, लोगों को क्या इजी लगता है। बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि आपका ध्यान पहले जिस टॉपिक में आप मन से पढ़ते हो वो चीज आपको इजी लगती है। बहुत सारे लोगों को तो मैथ्स भी इजी लगती है ना, अपन जैसे लोगों को नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा वो। ये देखो बेसिक और रेसिडेंशियल स्टेटस, ये दो चैप्टर ही इंस्टीट्यूट ने सेक्शन वाइज जो कॉलम है इसमें क्या है, ये 9 to 12 मार्क्स से वेटेज दिया हुआ है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है कि ये इतना। मैं अभी वो पीडीएफ ओपन करके दिखाने वाला था पर कोई नहीं, वो इससे ही मैंने बनाया था, वो मैंने साइट क्लोज कर दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मई 18 में कितने मार्क्स के आए थे चैप्टर, नवंबर 18 में कितने के आए थे, मई 19 में कितने के आए थे, नवंबर 19। ये मई 19 से लेके क्या चालू हो गया, एमसीक्यू पूछना चालू हो गया। और एमसीक्यू की डिटेल इंस्टीट्यूट देती नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितना आया, क्योंकि एमसीक्यू का जो ओएमआर सीट वाला ओएमआर सीट में आपको दिया जाता है, तो वो जो पेपर रहता है इंस्टीट्यूट खुद क्वेश्चन पेपर भी ले लेती है, आंसर सीट भी ले लेती है। तो वो मार्केट में आता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो उसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे तो वो जो है कि 42 मार्क्स का पेपर ही है मई 19 और नवंबर 19। और मई 18 और नवंबर 18 में कैसा है, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और एनालिसिस वगैरह, ठीक है। फिर सेक्शन वाइज में क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 9 से लेकर 12 मार्क्स तक आएगा, मतलब नहीं तो 10 मार्क्स का आने वाला इजी चैप्टर है। स्टार्ट हम लोग यहाँ से ही करने वाले हैं। तो इसमें मई 18 में कितना आया था, 4 मार्क्स का आया था बेसिक से, और 10 मार्क्स का कहाँ से आया था, रेसिडेंशियल स्टेटस से। अभी ये सब चैप्टर से बेसिकली ये लोग क्या पूछते हैं, ज्यादातर एमसीक्यूज पूछते हैं घुमा घुमा के। तो उसके लिए क्या ये सब चीजों को कंसेप्चुअली अपना क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर अपने को इसमें से कोई इश्यू नहीं आएगा। और आप आज ही मैं कुछ टॉपिक कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें से आपको कौन से लेवल का नॉलेज मिलने वाला है। तो ये वाला जो पीडीएफ है, मैं ये अपने जो मैंने आपको आज पढ़ा है सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ नोट्स अटैच कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि क्वालिटी क्या है, वो नोट्स का क्वालिटी क्या है, एनालिसिस का। भाई ये सब करने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं करते। छोड़ो वो सब में हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये जैसे जैसे अपना चैप्टर स्टार्ट होगा ये मैं पीडीएफ खोल के आपको बता दूंगा कि यहाँ से इतना एक्सपेक्टेशन अपन इसके हिसाब से नहीं करेंगे। पर ये जरूरी है ना कि एग्जाम ओरिएंटेड है, तो अपने को एग्जाम के हिसाब से भी देखे कि अगर ये चैप्टर में से बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग ज्यादा टाइम अलॉट करना हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी की। वो चीज में से आने वाला है तो भाई क्यों नहीं ना। तो यहाँ पे आप देखोगे मई 19 और नवंबर 19 में बहुत सारे सी मैंने लिखे हुए। तो जो टोटल इनकम के कंप्यूटेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली जितने भी चैप्टर होते हैं सबको मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। वैसे क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, जब भी से एमसीक्यू आने लगे। पहले कैसे उनके पास 60 मार्क्स का ऑप्शन होता था, तभी क्या करते थे, बहुत सारी चीजें पूछ सकते थे। अभी जो छोटी छोटी चीजें वो एमसीक्यू में पूछते हैं, और जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज्यादातर कैसे ये लोग बनाते हैं, पूरे के पूरे वही बनाते हैं। टोटल इनकम में सब कुछ मर्ज रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग उस पर भी 10-12 क्वेश्चन अलग से सॉल्व करेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना चैप्टर 1 बेसिकली स्टार्ट करते हैं, और फिर आप ये लेक्चर में से जितना अपने को हो रहा है चैप्टर 1 में से जितना होता है टाइम परमिट करता है उतना करते हैं, और ये फिर मैं यूट्यूब पे एज ए डेमो डाल देता हूँ और आपको तो फर्स्ट मिल ही गया। हाँ तो फ्रेंड्स रेडी हो, आ गए हैं हम लोग इनकम टैक्स के अपने नोट्स के ऊपर। आपको एक चीज करनी है
क्या चीज करनी है आपको, एक नोटबुक या छोटी सी 100 पेज की एक नोटबुक रखनी है अपने साथ। कुछ मैं समरी लिखवा दूं, कुछ आपको कुछ एलिब्रेट कर दूं, तो उसके लिए आपको एक छोटी नोटबुक अपने पास रखनी है। एक लेके बैठना, क्योंकि हम लोग को कुछ यूज लगेगा तो उसमें हम लोग कुछ लिख सके, और वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो एक नोटबुक आपको अपने पास रखना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 पे आ गए हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर को जिस हिसाब से स्टडी मटेरियल में डिवाइड किया है पार्ट्स में, जैसे आप चार्ट्स देखते हो इंस्टीट्यूट के, उसी हिसाब से इसमें भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आपको करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये मैंने जो किया है, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जिस हिसाब से बाइफर्केशन दिया है उसी हिसाब से है। और पार्ट 1 क्या बोलता है? कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉज। यहाँ पे मैं आपका बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, कोई और इनकम टैक्स नहीं है, यहाँ पे इनकम टैक्स लॉज के बारे में बात किया हुआ है। लॉ का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक्ट का नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट का कंपोनेंट्स की बात नहीं की है, इनकम टैक्स लॉ की कंपोनेंट की बात की है। तो वो हम लोग नीचे देखेंगे कि लॉ में एक्ट भी आता है और बहुत सारी चीजें आती है। क्या क्या चीजें आएगी वो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। उससे पहले टैक्स क्या होता है वो जान लेते हैं। टैक्स का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे यार ये बेसिक बात क्यों कर रहे हो? ज्यादा इस पे टाइम ना एम्फोसिस करेंगे, बट ये जानना जरूरी है कि अभी आप अगर देखोगे तो टैक्स इज कंपलसरी है कि ऑप्शनल है। आप भी टैक्स देते हो, मैं भी टैक्स देता हूँ, क्या ये सही है? हाँ जी सही है। हम लोग इनकम टैक्स नहीं देते, ठीक है, पर हम लोग जीएसटी जो है, जो अपन बिस्किट खरीदने जाते हैं, हम लोग चॉकलेट्स खरीदने जाते हैं, हर एक चीज में अपना टैक्स लगा हुआ है। तो टैक्स हम लोग सब दे रहे हैं। तो टैक्स जब भी हम लोग दे रहे हैं तो सर आप बोल रहे हो कि यार टैक्स हम क्यों दें? बेसिकली मैं कमा रहा हूँ, मैं अपना टैक्स सेंटर खोल के बैठा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद मुझे कुछ क्लासेस का रेवेन्यू आता है समझो, तो मैं क्यों टैक्स भरूं भाई गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तुम कहाँ से आ गई? तुमने थोड़ी टैक्स सेंटर बनाने में मेरी हेल्प की थी, ये इतनी मेहनत तुमने थोड़ी की थी। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई जो टैक्स सेंटर तो ठीक है, पर ये ऐप वगैरह जो आप यूज कर रहे हो, इंफ्रा जो यूज कर रहे हो आईटी के रिलेटेड, उसकी गाइडलाइंस वगैरह वो मैनेजमेंट तो हम कर रहे हैं। तुम बाहर रोड पे चलने जाते हो तो वो रोड तो हम बनाते हैं। तुम जब बीमार होते हो हॉस्पिटल में जाते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम बनाते हैं। जो तुम आईसीआई वगैरह पढ़ रहे हो ये हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है। तो भाई हमारा भी तो कुछ राइट है ना कि हमें पैसा मिले तो हम और आपके लिए सर्विस कर सके। आप बोल रहे हो यार बात तो सही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट को क्या मजा आ रहा है? और टैक्स का हिस्ट्री आप देखोगे तो जो लॉर्ड राम वगैरह की आप स्टोरी सुनते हो, तो उन्होंने भी बोला था कि टैक्स किस हिसाब से लेने का, क्या लेने का। तो टैक्सेशन का हिस्ट्री बहुत पुराना है। हिस्ट्री के अगर आप नेचर देखोगे, अगर आप नेचर बेसिकली देखते हो, नेचर की बात क्या, मदर नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, जो रिवर वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में पानी होता है, वो थ्रू सन एब्जॉर्ब होता है एंड क्लाउड्स बनते हैं। एंड क्लाउड्स बाद में ऐसी जगह पे रेन देता है जैसे खेत हो गए, फार्म्स हो गए वगैरह, तो वहां से अपने को फूड मिलता है। तो एक तरीके से नेचर भी अपना टैक्स ले रहा है और वापस वो इवेपोरेट कर रहा है। आपको एग्जांपल जस्ट लिंक कराने के लिए बताया था कि टैक्स क्यों जरूरी होता है। बेसिकली जो पब्लिक के पास, जिसके पास है उससे लो, और बाद में कुछ और फर्दर सर्विसेज दो। गवर्नमेंट कौन सा सर्विस देता है टैक्स लेके? आप सुबह उठ के रात तक जितने भी चीजें करते हो, हर चीज में गवर्नमेंट का सर्विस इन्वॉल्व है। आप घर से बाहर निकले, रोड गवर्नमेंट ने बनाया, आप पढ़ने गए, एजुकेशन गवर्नमेंट देता है, आप बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल गवर्नमेंट देता है, इंफ्रा के लिए मेट्रो, रेलवे, कितने सारे। और गवर्नमेंट का मेजर सोर्स क्या है इनकम का? मेजर सोर्स क्या है? टैक्सेशन मेजर सोर्स है। फिर कुछ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब कैसा? अभी बेसिकली आप बोलोगे इंडिया तो लोन लेता ही है, नहीं, बेसिकली छोटे मोटे देश है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सब यहाँ पे जब ये जाते हैं इंडिया वाले, तो यहाँ पे लोन देते भी है। तो लोन देते हैं तो कैसे? सामने इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अभी हम यूएसए के लिए छोटे देश है, तो यूएसए जब अपने पास आएगा तो हम वहां से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, पर यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं। टैक्स को लास्ट में रखेंगे, बिकॉज उसके ऊपर अपने को डिस्कशन करना है। और क्या इनकम है? और लोन, ठीक है, लोन ले लेते हैं हम लोग, गवर्नमेंट का ये पैसा आता है। फिर ग्रांट्स आते हैं। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? लोन और ग्रांट्स में क्या फर्क होता है? लोन अपने को रीपे करना पड़ता है, ग्रांट्स अपने को रीपे नहीं करना पड़ता। फिर गवर्नमेंट अपनी कुछ कंपनीज बनाती है, जैसे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग होती है, आपको पता है ओएनजीसी वगैरह, उससे पैसा मिलता है। फिर कोल वोल का अलॉटमेंट करके गवर्नमेंट पैसा कमाती है। ये तो बट कैसा लिमिटेड है ना, नेचुरल रिसोर्सेस है, इसमें से कितना कमाएगी। तो बेसिकली टैक्स लेने का पर्पस, टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना एक ही लाइन बोलता है, व्हाट इज टैक्स? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। जो आप सोसाइटी में रह रहे हो, वो सोसाइटी में रहने का कॉस्ट टैक्स है, जो गवर्नमेंट लेता है। किस लिए लेता है? कॉमन वेलफेयर के लिए लेता है। आप समझ रहे हो तो बेटर है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आप रह रहे हो जिस सोसाइटी में, वो रहने का जो खर्चा है वो टैक्स है। और ये क्यों गवर्नमेंट ले रहा है? कॉमन वेलफेयर के लिए ले रहा है कि किसी को जरूरत है तो उसको एजुकेशन देगा, किसको हॉस्पिटलिटी सर्विस देगा, किसको ट्रांसपोर्ट देगा, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे टैक्स के पार्ट्स कौन से? तो टैक्स में दो पार्ट है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? अगर आपकी वेल्थ पे डायरेक्ट ही टैक्स लग रहा है तो डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ पे डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया और सीधा 1 लाख रुपया जो आपके पास है उसमें से 10% आपको देना है, वो आपकी इनकम, डायरेक्ट इनकम आई, उस इनकम पे आप पे डायरेक्टली आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और उसके सामने इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली कैसे लगता है, अगर आपको पता रहेगा तो इससे पहले जीएसटी अभी अभी आया है 1-2 साल हुए, उससे पहले कैसा था? उससे पहले ऐसा था कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स रुक जाएगा यहाँ पे, फिर डायरेक्ट टैक्स ही आगे जाएगा। आप कुछ चीज, आपकी कोई कंपनी है, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, तो पहले जब आप इंपोर्ट करते थे, कोई आपको चाइना से, अभी तो चाइना से बंद हो गया, पर अपने को चाइना से पहले चाहिए था, तो क्या होता था कि चाइना से अगर हम लोग कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो उस पे ऊपर अपने को कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। बंद नहीं हुआ बेसिकली चाइना से, अभी बहुत सारी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, ठीक है, वो निकल गया। फिर क्या, चाइना से बेसिकली हम लोग ने समझो इंपोर्ट किया उस मटेरियल, अगर इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर क्या अपने को कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। उसके बाद वही रॉ मटेरियल लेके आए, अभी मैंने फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या पेन में लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ मैं, तो लैपटॉप मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो मैन्युफैक्चर बाहर डिस्पैच होने के लिए जाएगा, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। फिर जब वो बाहर सेल होने जाएगा, अगर वो इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है तो वैट देना पड़ता था, अगर बाहर किधर सेल हो रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद भी बहुत सारे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग रहे थे। तो इसके लिए क्या, और ये आपके इनकम पे डायरेक्टली नहीं लग रहे, ये जो आप गुड्स या सर्विस या ये सब अपना अगर आप कुछ सर्विस दे रहे थे तो आप पे सर्विस टैक्स लगता था, कुछ आप गुड्स या सर्विस वगैरह दे रहे तो इसके ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है। तो उसके लिए उसका नाम क्या, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इतना। तो अभी कौन कौन से टैक्स है, एक्साइज, ये सब आपके अभी सिलेबस में कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में इंटर में सिर्फ कौन सा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और फाइनल में जीएसटी भी है और कस्टम्स भी है, ठीक है। इधर अपना स्टॉप करते हैं, फिर अपने वापस इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं। द पर्सन हु पेज टू गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एनीवन एल्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये अगर आप पे गवर्नमेंट को कर रहे तो किसी और से इसका आप क्रेडिट वगैरह नहीं ले सकते। तो ये कोई ले सकता है क्या? हाँ सर, इनडायरेक्ट टैक्स में ले सकते हैं। कैसे? अगर मैं कुछ सामान, अगर मैं होलसेलर हूँ, होलसेलर 1 लाख रुपए का अगर मैं सामान बेच रहा हूँ, उसके ऊपर एग्जाम्पल 10,000 रुपया अपना जीएसटी है, तो 1,10,000 में जो मैं आपको सामान आगे बेचूंगा उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए। क्रेडिट किसे मिलेगा? रिटेलर ने जो 1,10,000 में लिया, 10,000 रुपए टैक्स दिया, उसको वो 10,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, और वो टैक्स फाइनली किस पे जाएगा? जो फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर जाएगा। पर इनकम टैक्स में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, उसमें कैसा, सीधा आपकी ये इनकम हुई और इसके ऊपर आपको टैक्स भर देना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बेसिकली, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यही लाइंस लिखी हुई है। तो इसके बाद पर्सन पेइंग टैक्स पासेस ऑन इंसिडेंट्स टू अनदर पर्सन, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो बेसिकली क्या, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली जो आपकी इनकम रहेगी, जो आपकी वेल्थ होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। द पर्सन जो गवर्नमेंट को पे करेगा वो किसी और से कलेक्ट नहीं कर सकता। ये सब के ऊपर भावनाओं में बैठ के इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है अपने को। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग स्टडी मटेरियल नए नए खोलते हैं, तो जब फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम लोग ऐसे डुबकियां मारने लग जाते हैं, ऐसा बहने लग जाते हैं, तो वो नहीं करता है।
जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और वो हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब आपको आइडिया बेसिकली, अभी ये बीकॉम का एग्जाम नहीं भी है कि डिफरेंस पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग समझ लिया, आगे बढ़ लिया। टैक्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, जो है गवर्नमेंट किस लिए, कॉमन वेलफेयर के लिए करता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, आपके इनकम पर डायरेक्टली टैक्स लगेगा। जो पर्सन गवर्नमेंट को पे करेगा वो कहीं और से क्रेडिट नहीं ले सकता। ठीक है, 2 पॉइंट बस ये आपको ध्यान में रखने हैं। अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स कौन सा लॉ, लॉ में क्या क्या कंपोनेंट है आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 3 बड़े कंपोनेंट्स है, 3 छोटे कंपोनेंट्स है। एक्चुअली बड़ा छोटा कुछ नहीं है, बट आपकी याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 3 बड़े कंपोनेंट्स है, 3 छोटे कंपोनेंट्स है। तो 3 बड़े कंपोनेंट्स में पहला बड़ा कंपोनेंट क्या है, पहला बड़ा कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट। आप नोटबुक में लिखो इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्ट लिखोगे तो ए हमेशा ये कैपिटल में लिखना है आपको। अगर आपने गलती से ए नेगेटिव का बोल रहा स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो आप समझ लो कि आपके 2-3 मार्क्स गए। और 2-3 मार्क्स गए वो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं काटेंगे, इंप्रेशन इतना गंदा पड़ जाता है कि प्रोफेशनल एग्जाम लिखने आया है, ए नहीं आता लिखने। कभी भी एक्ट में ए बड़ा रहेगा। ये जस्ट मैं बेसिकली बता रहा हूँ कौन सा है, 1961 है। तो सर आप बोलोगे यार 1961 साला इतना पुराना एक्ट तुम पढ़ा रहे हो हमको। 1960 नहीं भाई, 1961 में आया, उसके बाद बार बार उसमें अमेंडमेंट आती रहती है। तो यहाँ पे ये केम इनटू फोर्स कभी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कभी से आया था, 1 अप्रैल 1962 से स्टार्ट हुआ था। 1961 में एक्ट बना दिया था, 1962 से स्टार्ट किया था। मतलब जो भी उसके एक्ट के कंप्लायंस थे 1962 से स्टार्ट हो गए थे। और एक्ट स्टार्ट कब हुआ था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। तो आप बोल रहे थे कि ये जो एक्ट में आते हैं क्या जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो होते हैं अपने फिनांस एक्ट में। फिनांस एक्ट से पहले यहाँ पे एक्ट में कुछ कुछ चीजें होती है जिसकी बात कर लेते हैं कि वो सबसेक्शंस का मतलब क्या होता है और क्लॉज का मतलब क्या होता है। सेक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है, सेक्शन 2 हो गया। तो सेक्शन इनकम टैक्स का सेक्शन 1 क्या होता है, इनकम टैक्स का सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 1962 से स्टार्ट हुआ। फिर क्या है, शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है और एक्सटेंट है। कहां पे एप्लीकेबल है, तो टू होल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सेक्शन में ये लिखा रहता है, सेक्शन में बेसिकली ये लिखा रहता है। सेक्शन 2 हो गया, तो वो क्या, सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है। डेफिनेशन जितने भी, कोई भी दुनिया का एक्ट उठा लोगे इंडिया में, तो इंडिया के हर एक्ट में डेफिनेशन बेसिकली सेक्शन 2 में लिखा रहेगा। तो अभी ये तो सेक्शन समझ गया। सब सेक्शन देखो, कहीं कहीं पे सब सेक्शन होता है और कहीं कहीं पे क्लॉज होता है। तो सेक्शन 2 है, उसके अंदर 2 सबसेक्शन 1 है, 2 सबसेक्शन 2 है। तो कभी वो इंटरप्रेट, कभी हम लोग को प्रोनाउंस उसको सबसेक्शन करना है और कभी उसको प्रोनाउंस क्लॉज करना है। तो ये जान लेते। बहुत सारे क्लासेस में जहां पे हम भी पढ़े थे वहां पे क्या बोला था कि अगर 2 सबसेक्शन 1 है, 2 और ब्रैकेट में 1 है, ब्रैकेट में 2 है, तो पहला ब्रैकेट में जो 1 आएगा उसको सबसेक्शन प्रोनाउंस करना है और उस दूसरे वाले को क्लॉज प्रोनाउंस करना है। बट ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, अगर 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 clause means when each part of section is independent of each other। मतलब मैं सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 2 में सबसेक्शन 1A क्या बोलता है पता है, सबसेक्शन 1A बोलता है अपना एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन देता है, और 1B बात करता है अमालगमेशन के डेफिनेशन देता है। तो 1A और 1B का कोई रिलेशन नहीं है। 1A किसकी बात कर रहा है, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा है। 1B किसकी बात कर रहा है, अमालगमेशन की बात कर रहा है दोनों सेक्शन 2 में ही। तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि ये क्या है, क्लॉज। पर जब सबसेक्शन कब माना जाएगा, सबसेक्शन तब माना जाएगा, सबसेक्शन तब माना जाएगा जब वो दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो वो क्लॉज माना जाएगा। अगर वो रिलेटेड है, मतलब वो सब मिला के एक ही चीज बोल रहे हैं, तो वो अपना सबसेक्शन माना जाएगा। जैसे सेक्शन 9 की मैं बात कर लेता हूँ, सेक्शन 9 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 9 में 1 2 3 4 5 सब टोटल इनकम के रिलेटेड बात करते हैं कि टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। टोटल इनकम में डीम टू एक्रू अराइज कब माना जाता है, इनकम डीम टू एक्रू अराइज सेक्शन 9 बात करता है। तो सेक्शन 9 1 भी वही बोलेगा, 2 भी वही बोलेगा, 3 भी वही बोलेगा, 4 मतलब अलग अलग कंडीशन दी हुई है कि ये चीजें डीम टू एक्रू अराइज मानी जाएगी।
तो वो सब क्या हो जाएगी, वो सब अपनी हो जाएगी सबसेक्शंस हो जाएंगी। क्लॉज का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और सबसेक्शन ऑन द अदर हैंड वेयर ईच पार्ट ऑफ सेक्शन टेकन टुगेदर टू कंप्लीट द कंसेप्ट, अगर कंप्लीट करने को कंसेप्ट के लिए सब एक साथ आ रहे हैं, वो सबसेक्शन माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं अपने को करना है कि ये सेक्शन 9 दिया हुआ है, इसमें ये पहला ब्रैकेट में 1 और ब्रैकेट में 2, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1 को सबसेक्शन माना जाएगा, 2 को क्लॉज माना जाएगा। बेसिकली इसका एग्जाम से रिलेवेंस नहीं है, पर अगर आप एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये सब बेसिक चीजें एक्ट इंटरप्रेट करने आना चाहिए। भले इंटर में हो तो क्या हुआ, कल तो सीए बनोगे ना, तो अभी से ये सब आना चाहिए कि पहला क्या, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या माना जाएगा, क्लॉज माना जाएगा। ये सब हिंदी में या आपकी इंग्लिश में जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है, आप अपने नोट्स में लिखते रहो साथ साथ पे। और 2 क्या, अगर दोनों एक साथ सब सबसेक्शन लिए जा रहे हैं और वो सब मिलके एक ही कंक्लूजन दे रहे, तो वो सब क्या माना जाएगा, वो सबसेक्शन माना जाएगा। फिर क्या, व्हाट आर द प्रोवाइड, ये सब इनकम टैक्स एक्ट में रहेंगे, तो एक्ट में क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे उसका कुछ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट आर प्रोवाइजोस एंड एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। कैसे, अभी मैं एक सेक्शन है समझो 80 जीजीबी, उसमें क्या, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो क्या होता है, आपको डिडक्शन मिलता है, तो वो मतलब वो आपकी इनकम से लेस हो जाता है। पर उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो वो क्या एक्सेप्शन हो गया, सेक्शन लिखा है, उसके नीचे एक प्रोवाइजो दिया रहेगा, प्रोवाइडेड अगर आप कैश में दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर अगर बात करें एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बेसिकली क्लैरिफिकेशन। क्या होता है, क्लैरिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। वही सेक्शन में 80 जीजीबी की ही बात करो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन दे रहे हो तो क्या आपको डिडक्शन मिलेगा। प्रोवाइजो क्या था, कैश में दोगे तो नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन उसमें नीचे दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, वो वहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है कि हमारे लिए इनकम टैक्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है। आगे देखेंगे, वो सेक्शन करेंगे तो क्या मतलब है क्या नहीं, वो आगे देखेंगे, बस आपको बताना है। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है, अगर सेक्शन के अंदर कुछ सब पार्ट्स है, वो सब इंडिपेंडेंट है ईच अदर। जैसे 2 सेक्शन 2 वो क्लॉज 1 एक इसके लिए एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन बोलता है, 1 भी क्या बोलता है, एग्जांपल्स भी सब स्टडी मटेरियल के, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया तो याद है। 1 भी क्या बोलता है, अमालगमेशन बोलता है, तो ये दोनों अलग है तो ये क्लॉज माने जाएंगे। सेक्शन 9 का इनकम डीम टू अक्रू अराइज, उसमें 8 क्लॉज है, 8 सबसेक्शन है बेसिकली, वो सब एक दूसरे के रिलेटेड है और सब मिला के सेक्शन 9 बनता है, 9(1) बनता है। तो वो क्या हो गया, तो वो अपना हो गया सबसेक्शंस हो गए। तो होप सो दिस इज अ क्लियर। तो इसका ये हम लोग ने ये पहले क्या, इनकम टैक्स एक्ट 3 बड़े पार्ट में, पहला बड़ा पार्ट क्या, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1 क्या बोलता है, आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टाइटल का इनकम टैक्स एक्ट 1961, साथ में लिखो अभी नोटबुक पे, इन सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल लिखो, शॉर्ट टाइटल इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर आपको लिखना है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कब हुआ, तो ये वाला लाइन लिख दो कि केम इन फोर्स ऑन 1/4/1962। पहला लिख दिया शॉर्ट टाइटल, फिर लिखना है अपने को कमेंसमेंट, कब से एक्ट कमेंस हुआ, तो 1/4/1962 और 1/4/1962, और फिर लिखना है एक्सटेंट, EXTENT। एक्सटेंट मतलब क्या, कहां तक ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो होल ऑफ इंडिया लिख दो। अभी जम्मू कश्मीर अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया का पार्ट हो गया। सेक्शन 1 बेसिकली हम लोग ऐसा सब सेक्शन लिखते रहेंगे, तो क्या बाद में, और आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, पर खुद से लिखा हुआ नोटबुक में कुछ अलग ही चीज है। तो सेक्शन 1 हम लोग ने लिख दिया। अभी इनकम टैक्स एक्ट पहला कंपोनेंट है, 3 बड़े कंपोनेंट देखे थे, उसमें पहला बड़ा कंपोनेंट क्या था, इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा क्या कंपोनेंट है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 का है, तो अभी 1961 में जो चीजें थे वो आज के दिन में सब सेम थोड़ी है, तो उसमें क्या बहुत सारे अमेंडमेंट आए, ईयर बाय ईयर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए। तो अमेंडमेंट्स कहाँ से आते हैं बेसिकली, तो वो जो फिनांस एक्ट है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। फिनांस एक्ट का मतलब क्या, आपको पता रहेगा जब बजट आता है, तो ये टाइम पे बजट, ये टाइम पे आपको पता रहेगा कि 2 फिनांस एक्ट, फिनांस एक्ट 2019 पार्ट 1 अलग है, पार्ट 2 अलग है, दोनों में जो भी है सब हम लोग करेंगे, डोंट वरी। तो आपको पता है 2 क्यों आए थे, क्योंकि बीच में अपना बजट आ गया था। बजट से पहले पीयूष गोयल जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, उन्होंने बजट पेश किया था।
ठीक है। और फिर अपना वापस से मोदी जी चुन के आए तो निर्मला सीतारमन जी को फिनांस मिनिस्टर बनाया, तो उन्होंने फिर दूसरा बजट निकाला। तो फिनांस जो बजट में लेके आते हैं वो बेसिकली क्या होता है, फिनांस बिल होता है। आपको ये बेसिकली अभी अपना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा मैं बता देता हूँ कि बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है। जब कोई पर्सन पार्लियामेंट में लेके आता है तो बिल होता है। ये बिल मैं लेके आया हूँ, जब वो लोकसभा और राज्यसभा उसको एक्सेप्टेंस कर देते हैं, मतलब उसके जो भी प्रोसीजरल पार्ट होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रामनाथ कोविंद जी है, उनका जब एसेंट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एसेंट मिल जाता है, मतलब उनका परमिशन मिल जाता है, तो जो बिल होता है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में हो जाता है। जो आपको पता रहेगा, देखो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला चल रहा था, तो पहले सीएबी कर रहे थे, फिर सीए कर रहे थे। पहले अमित शाह बिल लेके आए थे, फिर उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और फिर एसेंट मिल गया अपना किसका, रामनाथ कोविंद जी का, प्रेसिडेंट का। तो वो बिल क्या बन गया, एनुअल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद क्या हो जाता है, वो कानून बन जाता है। बिल के टाइम वो कानून नहीं रहता, वो जस्ट एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी रहता है वो अपनी पेश करता है कि भाई ये मेरे सजेशन है। जब पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते, तो फिर कानून बन जाता है, और कानून से ऊपर कोई नहीं होता, आपने सुना रहेगा। तो फिनांस एक्ट कौन लाता है, बेसिकली फिनांस मिनिस्टर लाता है। ये बिल में क्या, अपने बजट के सब चीजें लिखी रहती है कि भाई मैं इतना, उसमें क्या बेसिकली मेरी इनकम क्या है, मेरे खर्चे क्या है। तो इनकम में बेसिकली क्या, सब टैक्स की इनकम रहती है कि मेरा यहाँ से टैक्स आ रहा है, यहाँ से मुझे टैक्स आ रहा है, प्लस मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, प्लस मेरी कोई कंपनीज का इनकम है, सब इनकम दी रहती है। और इसको मैं कहाँ एलोकेट करूंगा, तो उसमें लिखा है कि मैंने एग्रीकल्चर के लिए मैं इतना अलॉट कर रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना अलॉट कर रही हूँ, जो भी स्वच्छ भारत के लिए इतना कर रही हूँ, क्लीन गंगा के लिए इतना कर रही हूँ, वो जो भी वो बिल रहेगा। तो बिल के ऊपर बाद में चलता है, जो पार्लियामेंट रहता है उसमें डिस्कशन चलता है। आपको पता है अपोजिशन एक साइड बैठता है और एक साइड अपना ये जो जीतती है पार्टी विनर बैठता है। फिर दोनों एक दूसरे डिबेट करते हैं, और डिबेट के बाद जब वो अप्रूव होता है तो वो बन जाता है एक्ट। तो ये साल अपने को बेसिकली मैंने ये क्यों बताया कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो फिनांस एक्ट जो अपने को पढ़ना है वो दो पढ़ने, फिनांस एक्ट 2019 पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 कौन, पीयूष गोयल जी लाए थे, पार्ट 2 कौन, निर्मला सीतारमन जी लाई थी। उससे अपने को कोई मतलब नहीं, पर उसके अंदर प्रोविजंस क्या, बहुत सारे अच्छे अच्छे अमेंडमेंट लेके आए, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को देखेंगे, हम देख लेंगे। तो बिल विच प्रेजेंटेड इन बजट, जो बजट में बिल प्रेजेंट होता है, सेशन बजट सेशन में जो बिल प्रेजेंट होता है, आफ्टर पासिंग इन अ बोथ हाउस एंड गेटिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिकम्स एक्ट। तो वो क्या, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या, टैक्स रेट्स रहती है, टीडीएस की रेट्स रहती है, एडवांस टैक्स की रेट रहती है। जब जब जो करेंगे तो मैं उसका आपको क्रॉस इंटरलिंकिंग कराता रहूंगा कि हाँ ये जो फिनांस एक्ट से आया था, ये फिनांस एक्ट से जब भी करेंगे तो अपने तीन बड़े में से दो बड़े हो गए, क्या, इनकम टैक्स एक्ट हो गया। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1 याद रखना है, फिर क्लॉज क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, प्रोवाइजो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। ये एमसीक्यू में आने के चांस है, क्योंकि पहले जब सब्जेक्टिव पेपर पूरा आता था तो ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते थे, इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर एनुअल फिनांस एक्ट देखा, एनुअल फिनांस एक्ट का मतलब क्या, जो बजट में जो बिल आता है, जो एक्ट बनता है, वो एनुअल फिनांस एक्ट है। फिर क्या है, इनकम टैक्स रूल्स। जब आप बोलो इनकम टैक्स एक्ट है तो इनकम टैक्स रूल्स क्यों लेके आए, तो रूल्स लाने का पर्पस क्या है कि देखो आपको पता है, तो पार्लियामेंट अगर एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कराना है तो पूरे कानून है वो, तो कानून को चेंज करना है तो पूरे पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब जो भी वो लोकसभा है, जो अपना अपोजिशन वगैरह लड़ते रहते हैं, तो उनके सबको कन्विंस, मतलब जो भी मेजोरिटी को कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस भी ये कर ले, पर कन्विंस करने के लिए 24/7 और पूरा 365 डेज पार्लियामेंट चलना तो चाहिए। आधे टाइम तो बंद रहता है, कुछ सेशन होते हैं ना, समर सेशन, विंटर सेशन, इनके ऐसे चलते रहते हैं। तो जब समझो पार्लियामेंट बंद है और इनके नजर में आए कि कुछ अभी चेंज करना है अपने को गवर्नमेंट के नजर में, तो वो क्या कर सकते हैं, तभी वो कानून थोड़ी अमेंड कर सकते हैं। तब वो लोग क्या करेंगे, तब वो लोग करेंगे कि जो इनकम टैक्स का रूल्स है, रूल्स के अंदर कुछ चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या, अपना मेजोरिटी माइनॉरिटी कुछ परमिशन नहीं चाहिए। उसमें क्या है कि सीधा गवर्नमेंट बैठती है, सीबीडीटी को, सीबीडीटी क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं, उसको सीधा दे देगी परमिशन, और वो लोग उस हिसाब से इनकम टैक्स रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और वो मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो सीबीडीटी इज एम्पावर्ड, सीबीडीटी जो है वो एम्पावर है टू मेक रूल्स। सीबीडीटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, विच कलेक्टिवली नोन एज इनकम टैक्स रूल्स 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, इनकम टैक्स रूल्स 1962 है।
एक बार देख लो, आपको याद रह जाएगा, कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीबीडीटी का बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे ऊपर क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप लिखो, नोटबुक उठा लो और उसमें सबसे ऊपर लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका एक नीचे एरो करके लिख दो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, जो अपनी फिनांस मिनिस्ट्री होती है, जिसकी अभी निर्मला सीतारमन फिनांस मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस अपने नीचे बहुत सारे बोर्ड सेटअप करती है, जैसे इनकम टैक्स मैनेज करने के लिए, डायरेक्ट टैक्स मैनेज करने के लिए सीबीडीटी है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म आपको लिखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपने लिखा पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर, उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस लिखो, होप सो लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। उसके नीचे दो एरो करने हैं आपको, दो एरो कर दो। ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे करने हैं। ड्रॉ, एक एरो ऐसा और दूसरा, आपको समझ क्या रहेगा आप कर दो, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ऐसा। यहाँ पे एक जगह आप लिखो सीबीडीटी और दूसरी जगह आपको लिखना है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म लिखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सीबीआईसी का मतलब क्या लिखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। पहले ये सीबीईसी होता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम वगैरह होता था, वो भूल जाओ। अभी क्या सीबीडीटी मतलब क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी का मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। होप सो लिख दिया रहेगा, लिख नहीं दिया तो 10 सेकंड पीछे जाके वापस लिख दो। तो ये आपका हो गया सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी क्या, डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर, कुछ भी अपडेट वगैरह लाना रहता है, तो रूल्स में चेंज करना रहता है, तो इसका पावर सीबीडीटी के पास है। और सीबीआईसी अगर कुछ सेम इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है बेसिकली, उसमें कुछ चेंज वगैरह लाना है, वो काम कौन करता है, सीबीआईसी करता है। तो होप सो क्लियर है। तो तीन मैंने बड़े वाले पार्ट करा दिए, बड़े छोटे कुछ नहीं, बड़े छोटे आपको याद करने के लिए कंपोनेंट जो इनकम टैक्स लॉ के है 6 कंपोनेंट है, तो उसको जितना मतलब आप सेग्रीगेट करके रखोगे तो अपना माइंड याद कर के रखता है। 3 बड़े 3 छोटे, 3 बड़े 3 छोटे। 3 बड़े में क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 1 याद रख लेना। एनुअल फिनांस एक्ट था, बजट वाला याद रख लेना। इनकम टैक्स रूल्स किसके पास परमिशन है, सीबीडीटी के पास। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फिनांस एक्ट, और तीसरा है इनकम टैक्स रूल। फिनांस एक्ट इज एप्लीकेबल, आप नोटबुक में चाहिए तो लिख दो 2019, ये टाइम के लिए एप्लीकेबल है। फिर बात करते हैं क्या, सर्क्यूलर्स, फोर्थ फिफ्थ छोटे वाले सर्क्यूलर्स, नोटिफिकेशंस और केस लॉस। सबसे पहले केस लॉ देख लो कि आपको पढ़ना ही नहीं है। केस लॉ क्या फाइनल लेवल पे आता है। केस लॉ का मतलब क्या होता है, बहुत सारी बेसिकली कैसे होती है कि इनकम टैक्स हम लोग ने एक्ट बना दिया, रूल बना दिया, पर वो टाइम पे पता थोड़ी होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर में होते हैं कुछ डिस्प्यूट हो गया तो केस हो जाता है। तो केस में क्या, बेसिकली वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, 8-10 साल बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देंगे। तो वो जजमेंट जो देंगे, तो कुछ जजमेंट ऐसे हो जाते हैं कि जो अपने को फ्यूचर में जब एक्ट बनाया था तो पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो वो अगर उसमें लिखा हुआ है तो वो भी अपने इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बन जाता है। तो अभी सीए फाइनल में आपको नहीं तो हर चैप्टर में 15-20 केस लॉ पढ़ने होते हैं। आपके आईपीसीसी में कुछ नहीं तो भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं या ट्रिब्यूनल वगैरह के जो जजमेंट होते हैं, आप अभी इतना मत देखो, उनकी केस में वो सब भी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बन जाते हैं। फिर बात करते हैं सर्क्यूलर्स की। सर्क्यूलर्स क्या होते हैं, 6 में से 4 कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिए। सर्क्यूलर क्या होते हैं, इश्यूड फॉर गाइडेंस पर्पस बाय सीबीडीटी। तो सीबीडीटी है, जो सीबीडीटी को बहुत बार अपने स्टडी मटेरियल आप देखोगे तो उसमें बोर्ड बोला जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। तो जब भी बोर्ड का रेफरेंस आएगा तो आपको ये समझना है कि सीबीडीटी की बात हो रही है। इश्यूड फॉर किसके लिए, गाइडेंस पर्पस के लिए इश्यू हो रहे हैं, किसके लिए, गाइडेंस पर्पस बाय सीबीडीटी। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सर्कुलर भी बेसिकली क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फ्यूचर का तो पता नहीं होता, कुछ चीजें आपको अपडेट करनी है कि भाई अभी ये रियल स्टेट वाला जो सेक्टर है इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, वो एज अ गाइडेंस आपको देंगे। पर जो डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर वगैरह है, उनके लिए वो बाउंड होता है, उनके लिए ये कंपलसरी फॉलो करना होता है। बट जो अपन असेसी है, जो अपना इनकम टैक्स से रिलेशन नहीं, हम तो अपने रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए ये क्या ऑप्शनल होता है। ये अपने गाइडेंस के लिए अपन समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो ये कानून नहीं है, ये अपने हिसाब से
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ये बाउंड होता है, अपने ऊपर ये बाउंड नहीं होता, अपने सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए होता है, ठीक है। पर इंस्टीट्यूट की लाइन में ऐसा लिखा है कि इंस्टीट्यूट फॉर किसके लिए, गाइडेंस पर्पस के लिए सीबीडीटी इश्यू करती है, पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वगैरह उनके लिए कंपलसरी फॉलो करना कंपलसरी होता है, ये बाउंड होता है, ठीक है। फिर नोटिफिकेशंस की बात करते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर कैसे जो अपने गाइडेंस पर्पस के लिए थे, अपना लेना है तो नहीं तो। नोटिफिकेशन जनरली किसके लिए, आप अगर आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप सीए फॉर्म में काम कर रहे हो वगैरह, तो आपको पता रहेगा कि ये नोटिफिकेशन क्यों आती है। जब अपने इनकम टैक्स का ड्यू डेट एक्सटेंड होता है तो आपको पता रहेगा नोटिफिकेशन के साथ होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि भाई लेना है तो लोग, वो गाइडेंस वाइडेंस नहीं है, वो भाई नोटिफिकेशन है, ये आपको मानना है। सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, क्यों करती है? अपने जो एक्ट है, प्रोविजन ऑफ एक्ट है, मतलब कानून में जो जो प्रोविजन लिखे हुए उसको इफेक्टिव बनाने के लिए नोटिफिकेशन। जैसे अभी कोरोना आ गया तो 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी। रिटर्न का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हम लोग जो इनकम टैक्स है उसको एक फॉर्म जमा करेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा पैन कार्ड ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं ये इनकम अर्न करता हूँ, मेरा इतना टैक्स है, और वो फॉर्म मैं भर दूंगा टैक्स के साथ। अगर टैक्स नहीं भी है और आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो आपको वो फॉर्म भरना कंपलसरी है। तो वो फॉर्म का नाम रिटर्न है। जब वो चैप्टर लास्ट जो 14 चैप्टर रिटर्न फाइलिंग के ऊपर है, मैं थोड़ा सा उसको पहले कराऊंगा और साथ में आपको प्रैक्टिकल वीडियो रिटर्न फाइल करके भी बताऊंगा कि कैसे फाइल करते हैं, क्या फाइल करते हैं। एक दो वीडियो मैंने डाले और अच्छे से मैं डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि वो बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर क्या बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए कंपलसरी बाउंड है, आपको दिया नोटिफिकेशन तो उसको आपको कंप्लाई करना है। केस लॉ की बात कर ली। केस लॉ का मतलब क्या है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ 6 कंपोनेंट है, 3 बड़े 3 छोटे। 3 बड़े में पहला क्या था, इनकम टैक्स एक्ट था। सेक्शन 1 याद रखना है, सेक्शन 1 याद रख लिया, ठीक है। उसमें क्लॉज का मतलब क्या रखता है आपको ध्यान रखना है, सबसेक्शन का मतलब क्या होता है ध्यान रखना है, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, और एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो ध्यान रखना है। फिर फिनांस एक्ट 2019 एप्लीकेबल है ये साल, जो बजट वाला है वो आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स रूल 3 बड़े में, इनकम टैक्स रूल कौन, सीबीडीटी के पास पावर है। तो इनकम टैक्स रूल 1962 में वो कुछ भी चेंज कर सकती है। 3 हो गए 3 बड़े, अभी 3 छोटे में बात करते हैं। 3 छोटे में पहला क्या, सर्कुलर। सर्कुलर क्या, गाइडेंस पर्पस के लिए, पर डिपार्टमेंट के लिए बाउंड है, डिपार्टमेंट के लिए बाउंडिंग है, डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग है, उनको कंपलसरी फॉलो करना है। नोटिफिकेशन कंपलसरी है, वो जस्ट कुछ भी उनको अपडेट करना रहता है अपना, जैसे ड्यू डेट का एक्सटेंशन आप याद रखोगे तो आपको समझ जाएगा। फिर केस लॉ क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग ने बेसिकली कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ लिए। इससे ज्यादा आपको नहीं करना, इतना समझ लो आपके लिए इनफ है। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पावर टू लेवी टैक्स। टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? क्या मैं टैक्स लगा सकता हूँ? क्या मैं टैक्स लगा सकता हूँ? कल से मैं बोलूंगा भाई मैं भी टैक्स लगाऊंगा, क्या लगा सकता हूँ? नहीं जी, मैं नहीं लगा सकता। तो टैक्स लगाने का पावर गवर्नमेंट लगाती है। बेसिकली गवर्नमेंट को कौन पावर देता है? तो पावर देता है अपना कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप टैक्स लगा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। कोई भी दुनिया में टैक्स नहीं लगा सकता, कोई भी दुनिया मतलब इंडिया में। जब भी दुनिया बोलूं भावनाओं में बोल जाता हूँ, पर इंडिया समझना है आपको। नो, क्या लिखा है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। कोई भी टैक्स लगा नहीं सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कौन कर सकता है, अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब क्या, जो कानून में जो अथॉरिटी दी हुई है। जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है लॉ की। तो ये लोग ही सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और दुनिया में कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। होप सो क्लियर है। पर ऐसा क्यों लिखा सर, ऐसा क्यों लिखा कि भाई कोई नहीं लगा सकता? नहीं तो पहले कैसा हुआ था, जब इंडिपेंडेंस वगैरह हुआ था तो ये जो राजा वगैरह थे, पहले कैसा था, रियासतें थी अलग अलग की, जूनागढ़ की अलग, पंजाब में कुछ अलग, मतलब जैसे अलग अलग, ग्वालियर की अलग। तो ये लोग भी हो सकता है ना कि जब इंडिपेंडेंस हो गया तो भाई हम तो अभी आजाद है, तो अभी हम भी टैक्स लगाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा कि भाई कोई टैक्स नहीं लगा सकता, सिर्फ कानून जो चलाएगा अथॉरिटी ही टैक्स लगा सकती है। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है कि तो टैक्स लगा सकते, ये कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यहाँ लिखा हुआ है। जो 7th शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246,
कंटेन्स 3 तरीके की लिस्ट देता है। क्या देता है? 3 तरीके की लिस्ट देता है। 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। 7th लिख दो नोटबुक में, क्योंकि जो लिख देते हो ना आप एक बार, तो कैसा होता है वो सबकॉन्शियस में बैठ जाता है कि हाँ हम लोग ने लिखा हुआ है। जब आप उसको याद करते बैठोगे तो जल्दी याद होगा कंपलसरी प्रिंटेड वगैरह नोट से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ। 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 3 लिस्ट देता है। 3 लिस्ट में क्या? पहला यूनियन लिस्ट है, फिर सेकंड स्टेट लिस्ट है, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट है। ये लिस्ट में बेसिकली क्या है? यूनियन लिस्ट में क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है इसमें कुछ, जो हम यहाँ पे सिर्फ फिनांस की बात कर रहे हैं। बेसिकली कैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल बात भी है और भी बहुत सारे, एटॉमिक एनर्जी का कौन करेगा, सब कुछ बात है। पर हम लोग यहाँ पे क्या बेसिकली टैक्स पढ़ रहे हैं, तो फिनांस की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, उसमें आर्टिकल 246 में आ गए, उसके 7वें शेड्यूल में हम लोग पहुंच गए। इमेजिन करो भाई तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, तो उसका ढूंढो, आर्टिकल 246 में तुम घुस गए, उसके अंदर 7th शेड्यूल में आ गए, 7th शेड्यूल में पहुंच गए, उसके अंदर 3 लिस्ट दी हुई है। देखो, यूनियन लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट दी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात करें तो यूनियन लिस्ट में ये बोला हुआ है कि टैक्स लगाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट का मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा। यूनियन लिस्ट पहला लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि यूनियन मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, उसके पास पावर है। यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है तो टैक्स लगाने का। स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, स्टेट लिस्ट में किसके पास पावर है? स्टेट लिस्ट में पावर है, नाम सजेस्ट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर कौन सा? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, और स्टेट गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाएगी? अपना स्टेट लेजिस्लेटिव से लगाएगी। स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब क्या? अपना विधानसभा जो होती है, जो अपना एमएलए वाले इलेक्शंस होते हैं। फिर थर्ड लिस्ट कौन सी है? 2 लिस्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन में थे, 246 आर्टिकल ढूंढ के आप पहुंच गए, उसके अंदर 7th शेड्यूल में आप पहुंचे, उसमें 3 लिस्ट बताई हुई है। यूनियन लिस्ट हम लोग ने देख ली, स्टेट लिस्ट हम लोग ने देख ली, अभी कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इस पे टैक्स लगाएगी। ठीक है, पहले में यूनियन में क्या सेंट्रल लगा रही थी, कहां से? पार्लियामेंट से। दूसरा क्या था? स्टेट था। स्टेट में कौन? स्टेट गवर्नमेंट लगा रही थी, कहां से? स्टेट लेजिस्लेचर से। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या लगा रही थी? दोनों सेंट्रल और स्टेट लगा रही थी। फिर एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 जो है यूनियन लिस्ट में। अभी यूनियन लिस्ट में आप और नीचे हो, नीचे हो, यहाँ पे लिखा है एंट्री 82 तक पहुंच गए। 82 में लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है इनकम टैक्स लगाने का, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर पार्लियामेंट टैक्स नहीं लगा सकती, तो कौन लगा सकता है? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ने क्या देखा कि 7th शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 240 कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोली, उसमें आर्टिकल 246 में है, उसके अंदर 7वें शेड्यूल में पहुंच गए, उसमें 3 लिस्ट दी हुई है। यूनियन लिस्ट दी हुई है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, उसके अंदर ही आ जो एंट्री 82 ढूंढो है, एंट्री नंबर 82 में क्या है? पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट है वो टैक्स लगाएगी। किसके ऊपर लगाएगी? इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बना सकती है, पर एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं बना सकती। बेसिकली उसका रीजन ये है कि जितने भी अपने गवर्नमेंट के पास पावर है, उसमें जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी पावर है, टैक्स नहीं, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, उसका सब पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका टैक्स लेने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम के लिए स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती। इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम आप देखोगे तो सबसे पहला एग्जेम्प्ट इनकम है, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट इनकम आती है, बाद में देखेंगे, तो उसमें पहला ही इनकम जो है वो अपना एग्रीकल्चर इनकम है। हाँ, तो अभी हम लोग ने कहाँ तक हम लोग गए थे? हम लोग गए थे ये हम लोग ने देखे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से लिस्ट वगैरह है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि अभी तक जितना हम लोग ने किया है उसमें से अपने को बेसिकली क्या क्या बहुत अच्छे से करना है। ये सब सिर्फ आपको पढ़ना है, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फिर कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे से करने, 3 बड़े थे 3 छोटे थे, आपको याद रहेंगे। इसमें से वो क्लॉज क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं भाई, अच्छे से करना है। फिर ये एंट्री नंबर वगैरह सर कैसे याद रखे? यूनियन लिस्ट ये तो आपको पता चल गया रहेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ये भूलोगे नहीं आप। पर एंट्री नंबर हुआ, ये जो आर्टिकल नंबर हुआ, जब भी मैं आपको सेक्शन वाइज समरी दे दूंगा, कुछ 10 दिन के अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें कैसा ये सेक्शन नंबर्स तो सब रहेंगे, सामने उनकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। ये भी जो एंट्री नंबर वगैरह है ये भी मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक है। तो जब भी आप वो करोगे, अभी आप याद करने की ट्राई मत करना, उसमें से आप जब भी आप वो पढ़ने जाओगे तब वो टाइम पे याद कर लेना, क्योंकि अभी याद करोगे वैसे भी आप भूल जाओगे। तो हफ्ता 10 दिन रुक लो, अभी ये सब समझ लो घर पे बैठ के, और उसके बाद आप ये याद कर लेना जब मैं सेक्शन वाइज आपको समरी देता हूँ। अभी आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होमवर्क दे रहा हूँ? क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करने दे रहा हूँ। ये अगर आप होमवर्क अगर आप रेगुलरली करते रहोगे तो आपके मार्क्स इससे डिटरमाइन होंगे। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। आप जितना ज्यादा इस चीज पे मेहनत करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर, ये जो पहला कॉलम दिख रहा है, वैसे आपको 14 चैप्टर लिख लेने इनकम टैक्स के, फिर चैप्टर नेम लिख देना। फिर आपको 8 कॉलम बनाने। कितने कॉलम मैंने बोला? 8 कॉलम्स, 8। पहला कौन सा कॉलम का नाम रहेगा? पहला नाम रहेगा क्लास। मैंने क्लास में कौन सा करा दिया वो आपको टिक कर लेना है, जो जो चैप्टर हो गए। फिर दूसरा कॉलम रहेगा, उसमें आप लिखोगे सेल्फ स्टडी, ठीक है, दूसरा कॉलम हो गया। फिर 5 उसके क्या रहेंगे? रिवीजन रहेंगे, R1, R2, R3, R4, R5। अरे सर ये कैसे पॉसिबल है? 5 कैसे हम लोग रिवीजन करोगे? नहीं भाई, 5 इजीली हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको डिक्टेट करूंगा, मैं आपको रिवीजन लेक्चर्स दूंगा, मैं क्लास में आपको रिवाइज कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस क्या 5 रिवीजन आपको करने, अगर 5 रिवीजन कर लिया आपका 60 में से 40 क्रॉस हो जाएगा, गारंटी ले लो। कैसे करेंगे? ऐसा से बुक नहीं पढ़नी है, हम आपको वे बताऊंगा, मैं आपको उस हिसाब से आपको 5 रिवीजन करने। और जो लास्ट कॉलम बच गया उधर आपको लिखना है टेस्ट। एक बार पोर्शन खत्म हो जाता है फिर अपन देखते हैं उसके ऊपर हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अभी वापस आ जाते हैं, इतना हो गया। अभी हम लोग आगे पार्ट 1 हम लोग ने देख लिया था। पार्ट 1 में बेसिकली क्या था, टैक्स के बारे में बोला हुआ था, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब इतना काम का नहीं है। इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट पढ़े और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पावर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है कि टैक्स लगाना, और क्लॉज, सबसेक्शन और ये सब प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन वगैरह देखा था। अभी पार्ट 2 क्या बोलता है? पार्ट 2 बोलता है स्टेप्स टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का क्या सर रेलेवेंस है? जो आप टैक्स लगाओगे, इनकम टैक्स लगा रहे हो तो कहां लगाओगे? इनकम के ऊपर लगाओगे, तो कौन से इनकम के ऊपर लगाओगे? टोटल इनकम पे लगाओगे, ठीक है। तो टोटल इनकम कैसे निकाली जाए, टोटल इनकम कैसे निकाली जाए वो अभी हम लोग देख रहे हैं। टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी वो हम लोग देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि उसके स्टेप्स क्या है। ये जो चार्ट है ये डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लिया हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा था, जबरदस्ती क्यों बनाना है जब इंस्टीट्यूट ने अच्छे से दिया हुआ है अपने को। पहला स्टेप है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। पहला स्टेप क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने में क्या तकलीफ है? अपना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया हुआ है, अगर रेसिडेंट है तो। नहीं भाई, इतना इजी नहीं है। आगे जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, जितने भी स्टेप्स है सबके ऊपर एक एक चैप्टर है, तो वो चैप्टर करेंगे तभी अपना ये सब इन डिटेल हो जाएगा। पर मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, इंडिया की गवर्नमेंट शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान नहीं है मतलब भाई, तुम कोई यूएस में आदमी बैठा अपना बिजनेस कर रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट यहां से यूएस में थोड़ी टैक्स लगा सकती है, क्योंकि यूएस वाला तुम्हारी सर्विसेज थोड़ी ले रहा है। लगा सकती है अगर वो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है। तो बेसिकली क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या बोलते हैं कि अगर किसी को इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाता है, भले उसका सिटीजनशिप नहीं है, वो सिटीजनशिप का कोई मैटर ही नहीं है, अगर वो कंडीशन फुलफिल करके वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है, तो उसकी ग्लोबल इनकम, मतलब दुनिया में वो जो भी कमा रहा है, दुनिया में जो भी कमा रहा है, ग्लोबल इनकम पे इंडिया वाले टैक्स लेंगे। मतलब समझो वो कतार में बैठ के रेंट कमा रहा है, यूएस में उसके बिजनेस से कमाई हो रही है, कहीं पे भी यूके में उसको अदर सोर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, भाई ये लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, भाई हम कटोरा लेके कि हमको टैक्स दो। और बात भी सही है ना, इंडिया में तुम रहे, तुमने इंडिया की सर्विसेज यूज की, ऐसा एक्ट बोलता है। बात सही, मैं जजमेंट नहीं दे रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। इनका बोलना है कि तुम सब सर्विसेज यूज कर रहे हो, हमने तुमको बड़ा किया, तो अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है कि हमको टैक्स दो। तो पहला स्टेप क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप, जो आपका इनकम आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको अलग अलग हेड में डिवाइड करना है। तो भाई आप बोलोगे हेड्स में क्यों डिवाइड करना है? देखो कि इनकम कहां कहां से आप बेसिकली अर्न कर सकते हो। या तो आप जाके सीधा जॉब करो, 9 to 5, 9 to 5 तो इंडिया में नहीं होता, 9 to 9 होता है। 9 to 9 आप इंडिया में जॉब करो, और जॉब करने के बाद महीने में आपको कुछ स्टाइपेंड है, तो ये आर्टिकलशिप वालों तुमको चिल्लर फेंकेंगे, बॉस तुमको 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए जो भी है वो मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आप बिजनेस कर लो।
बिजनेस करोगे तो आपको कैसा आपको प्रॉफिट मिलेगा, या आप सीए बन जाते हो कल के, जो सब बनने वाले हो जो मेरे को देख रहे हो, अगर आप सीए बन जाते हो तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप प्रोफेशनल हो, तो वहां से आप इनकम कमा रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, या आपने एक घर खरीद लिया, घर आपने एक खरीद लिया, बहुत तगड़ा घर खरीदा है, उसको आपने रेंट पे दे दिया और महीने का आपको 1 लाख रुपीज रेंट आ रहा है, तो ये भी आपका इनकम है। या फिर आप फिर जो आपने घर खरीदा था 10 साल बाद, आपने सोचो वो घर 1 करोड़ में खरीदा था, फिर आप 10 साल बाद 5 करोड़ में बेच देते हो, तो जो 4 करोड़ रुपीस का आपको डिफरेंस मार्जिन मिल रहा है वो भी आपका इनकम है। या फिर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, बैंक में आपने बहुत एफडीआई बना के रखी है, पीपीएफ वगैरह पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब टर्म यूज टू हो जाएंगे। आज पहला दिन है, धैर्य रखो, थोड़ा धीरे धीरे जैसे क्लास चलेगी आपको ये सब टर्म्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कैसे इनकम अर्न कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप बहुत अलग अलग तरीकों से आप इनकम अर्न कर सकते हो। अभी तो बिटकॉइन भी आ रहे हैं, मतलब इनकम अर्न करने के बहुत सारे तरीके। रॉयल्टी, आप बुक बनाई, बुक आप बेच रहे हो, उससे आपको रॉयल्टी मिल रही है। वो तो क्या हो रहा है कि सब तरीके की इनकम जो है वो बेसिकली अलग अलग टाइप की है। अभी सैलरी कैसे, आपको कुछ खर्चा नहीं करना, आपकी टाइम इन्वेस्ट हो रही है, उसके सामने आपको सैलरी मिल रहा है। सेम अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस में कैसा है, बिजनेस में आपको अपना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको खर्चे करने पड़ते हैं, उसके बाद वो आपको इनकम आती है। तो जो टैक्स लगेगा, हर एक इनकम का टैक्स मैकेनिज्म, टैक्स कॉम्पिटिशन अलग अलग है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई सब इनकम को एक साथ टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि सैलरी की इनकम पे जो इनकम है वो अलग रहेगी, और बिजनेस में आप सेल करके इनकम करो, दोनों समझो, आपको सैलरी 1 लाख मिल रहा है, बिजनेस में 1 लाख मिल रहा है सेल करके, पर बिजनेस के सामने खर्चे कितने रहेंगे ना, 30,000 का आपने समझो परचेज किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या आपको एक्सपेंसेस करने पड़े। अगर आपको एक्चुअल तो 5,000 ही आ रहा है और सैलरी वालों को 1 लाख आ रहा है, तो सबको 1 लाख पे टैक्स नहीं कर सकते ना। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, अलग अलग हेड बना दिए कि ये हेड में कंपटीशन इस तरीके से होगा, ये हेड में इस तरीके से होगा। तो कितने हेड बनाए गवर्नमेंट ने बनाए हैं 5 हेड। 5 हेड में पहला हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में बेसिकली क्या होगा, आपका और आपके एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो रहा है और आपको पेमेंट मिल रहा है, तो टैक्स कहां होगा, सैलरी में होगा, ठीक है। फिर दूसरा हेड बनाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने इंडिया में एक घर ले लिया है और घर से आप रेंट कमा रहे हो, तो वो कहां टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ये सब अलग अलग चैप्टर है, तो ये अभी आप ये जज मत करो, मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर वो चैप्टर में हम लोग एक एक प्रोविजन को बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा। फिर थर्ड क्या है, बिजनेस। अगर आपका इंडिया में बिजनेस है या प्रोफेशन है, बिजनेस का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स में, वो हम लोग सीखेंगे। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स में, वो हम सीखेंगे। कैपिटल गेन्स का, फिर इनकम का मतलब क्या होता है, ये सब सीखेंगे। तो वो आपको पीजीबीपी एक हेड बना दिया। अभी से जब भी मैं पीजीबीपी बोलूंगा उसका मतलब क्या, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड बना है कैपिटल गेन्स। उसमें आपको कब टैक्स लगेगा, जब आपके पास कैपिटल असेट है। कैपिटल असेट का क्या मतलब होता है, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दिया हुआ है कि अलग मीनिंग के। फिर क्या, अगर आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हो तो आपको कैपिटल गेन लगता है। तो आप ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, पर ट्रांसफर का बेसिकली मतलब आप समझ लो सेल कर रहे हो, एक तरीके का मतलब है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन्स लगेगा उस पे, तो कैपिटल गेन हेड में आ जाएगा। फिर लास्ट में अदर सोर्सेस मतलब क्या, रेसिजुअरी हेड है, पर जो कहीं नहीं आएगा वो कहां आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या किया, रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला, फिर क्या किया, क्लासिफाई किया अलग अलग इनकम को अलग अलग हेड में। फिर क्या है, कंप्यूटेशन करना है। कंप्यूटेशन किसका करना है, इनकम अंडर ईच हेड, मतलब जो हेड का इनकम आ गया। अभी जरूरी नहीं है सबको 5 हेड का इनकम हो, किसको सिर्फ सैलरी बिजनेस का होगा, किसको सिर्फ रेंट सैलरी का होगा, जो भी है मतलब इनकम, उसका अपने को कंप्यूटेशन करना है। तो कंप्यूटेशन कैसे करना है, वो चैप्टर में उनके अंदर सेक्शन है कुछ, वो सेक्शन के अंदर दिया हुआ है कि ये तरीके से कंप्यूटेशन होगा। जब वो चैप्टर करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन कर दिया, अभी अपना ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और 5वां के अदर सोर्सेस। 5 को टोटल किया तो अपने पास क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अब और उसके बाद अपने को क्या करना है,
उसके बाद अपने को कुछ करना है कि उसके बाद अपने को क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करने। क्लबिंग मतलब क्या बोल रहे हो सर, पार्टी करेंगे क्या? नहीं, क्लबिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इनकम के साथ किसी और के इनकम को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, मतलब आपका इनकम 10 लाख है, आपके वाइफ का इनकम 5 लाख है, तो आपके ऊपर 10 लाख पे टैक्स नहीं लगा रहे, आपके ऊपर 15 लाख पे टैक्स लगा रहे, तो उसका मतलब क्लबिंग होता है। क्लब कर दिए मतलब ऐड कर दिए। तो आप बोलोगे ऐसा कैसा कर सकते हैं भाई, कोई हम लोग मजाक थोड़ी चल रहा है ना कि हमारा एक तो टैक्स ज्यादा आ रहा है उसके ऊपर वो भी 5 लाख ऐड कर दिया। नहीं भाई कर सकते। क्यों कर सकते समझो। एग्जाम्पल की बात करें, आपका इनकम था कितना, 12 लाख रुपया। एग्जाम्पल के लिए आपका इनकम कितना था, 12 लाख रुपए, और आपकी वाइफ का इनकम था 0। आपका इनकम था 12 लाख, आपकी वाइफ का इनकम था 0। तो अभी आप क्या करते हो, आप अपने इनकम में से 5 लाख रुपया, क्योंकि अभी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, वो मैं नीचे बताऊंगा क्या क्या है, तो 5 लाख रुपीज उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हो कि भाई इनकम को ट्रांसफर कर देते हो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा था एफडी से, तो एफडी उसके नाम पे कुछ ट्रांसफर कर दिया और उसको इंटरेस्ट आने लगा। या फिर आपकी इनकम थी, आपने कुछ भी ट्रांसफर कर दिया। इनकम कैसे करेंगे वो क्लबिंग वाले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो आपने अपने इनकम को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा, और आपको जो 12 लाख पे टैक्स आ रहा था उसकी जगह आपको 7 लाख पे टैक्स आएगा, तो आप भी 5 लाख से टैक्स से बच गए। तो इससे क्या, ये गवर्नमेंट को पागल बना रहे थे बेसिकली लोग। तो फिर क्लबिंग के प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए, जिससे क्या अभी आपने अगर गलत तरीके से आपने इनकम ट्रांसफर किया, जिसका सिर्फ उद्देश्य, जिसका सिर्फ पर्पस क्या है, टैक्स इवेजन ही पर्पस है, मतलब टैक्स की चोरी करना ही पर्पस है, तो क्या करेंगे वो क्लब कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है अपना सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड। क्या है, एक सेकेंड, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आप और आपके दोस्त घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, स्कूल के अभी रहे नहीं, आप क्लासेस में बैठे थे, क्लासेस में पढ़ा तो रहे नहीं थे, तो आप नीचे चले गए कि चलो घूम के आते हैं, ठीक है। तो अभी आप चले गए, एक दिन आपने पार्टी दी, ठीक है, दूसरे दिन अभी आपने दूसरे दोस्त ने आपको पार्टी दे दी, तो आप क्या बोलोगे ना, अभी पैसा देना नहीं, अभी बेसिकली सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ का मतलब यही होता है कि समझो आपको आपकी इनकम कहां से आ रही है, सैलरी से आ रही है और बिजनेस से आ रही है। सैलरी में आपको, ये जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आगे देखेंगे कि कौन सा सेट ऑफ कहां से होगा क्या नहीं, वो चैप्टर में आएगा। ये जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एक जगह से आपको इनकम आ रही है और दूसरी जगह से आपको आ रहा है लॉस। क्या आ रहा है, एक जगह से इनकम और एक जगह से लॉस। तो तुम बोलोगे साले गवर्नमेंट वालों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों, तुम जब टैक्स लेने प्रॉफिट हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो तुम टैक्स लेने हाथ मांग के आ गए, तो अभी जो लॉस होगा मेरे दूसरे हेड में, उसका मेरे को कुछ सेट ऑफ तो करने दो, क्योंकि मेरा नेट तो साल का कोई इनकम थोड़ी हो रहा है। समझो 5 लाख का एक हेड में प्रॉफिट है और 5 लाख का दूसरे हेड में लॉस है, तो रियल में आपको कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, आपको तो बेसिकली 0 ही है। अभी 5 लाख पे वो बोले हेड अलग है, तो हम हेड पे टैक्स लगाएंगे, तो इधर टैक्स लगाएंगे, उधर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 5 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बोलोगे, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो मेरा पूरे साल में कितना इनकम आ रहा है, 0 ही आ रहा है। 5 लाख का उधर प्रॉफिट आया, 5 लाख का इधर लॉस आया, तो नेट कितना आया, नेट 0 हुआ। तो आपको कोई टैक्स बेसिकली नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इसीलिए सेट ऑफ के प्रोविजन है कि अगर आपको एक में प्रॉफिट रहेगा, एक में लॉस रहेगा, तो आपका वो सेट ऑफ हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, वो चैप्टर में देखेंगे। बेसिकली ये जो कॉम्प्यूटेशन आपको दिख रही है, यही चैप्टर है आगे, तो इतना कोई टफ नहीं है। आपको अगर टफ लग रहा है तो ये बैच चलते चलते आपके इतने क्लैरिफाई हो जाएंगे प्रोविजन, उसकी कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड लिख रहा है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे लेके जाना। जो आपका समझो कि बिजनेस में आपको या कोई भी एक हेड में आपको 10 लाख का लॉस था और प्रॉफिट कितना था, दूसरे हेड में 5 लाख का प्रॉफिट था, तो क्या होगा, आपका पूरा साल में तो नेट लॉस ही है 5 लाख का। तो अभी अगले साल मैं 10 लाख कमा रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ भाई 10 लाख पे टैक्स दो, तो तुम लोग बोलोगे ना नहीं रुक भाई रुक, लास्ट टाइम मेरा 5 लाख का लॉस था, तो उसका क्या, उसको तुमने टाल दिया और अभी तुम 10 लाख पे प्रॉफिट मांगने आ गए, टैक्स मांगने आ गए। तो वो जो 5 लाख का लॉस हुआ था वो अभी यहाँ पे पिक्चर में आएगा, और जो 10 लाख का प्रॉफिट था उसमें से 5 लाख लेस होके आपको कितने पे टैक्स भरना पड़ेगा, 5 लाख पे। पर ये ऐसे नहीं होगा कि हर लॉस को आगे आप लेके जा सकते हो, ऐसा सब कुछ है नहीं। बेसिकली क्या है,
उस वो प्रोविजन में पूरा दिया हुआ रहेगा कि कहाँ पे कितना आप लॉस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक कर सकते हो। अनलिमिटेड लाइफ में थोड़ी कर सकते हो, हाँ कुछ चीजों में अनलिमिटेड लाइफ में भी कर सकते हो, अनलिमिटेड लाइफ टाइम लॉस आप कर सकते हो, पर हर टाइम नहीं कर सकते। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, तब आप देख लेंगे कि सेट ऑफ क्या होता है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कितने साल, जो भी है मतलब कर देंगे। और आपको डरने की जरूरत नहीं है कि स्टडी मटेरियल से कवर है कि नहीं, क्योंकि ये सब कराने के बाद जैसे मैंने बोला आपको मैं स्टडी मटेरियल से रिवीजन वीडियो देख दूंगा। 3-3 चैप्टर होंगे तो 3-3 चैप्टर के रिवीजन वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो उससे क्या आपको बेनिफिट होगा, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, एक बार वो रिवीजन देख लोगे कि हाँ सब कुछ कवर हो गया। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, या क्या हुआ कि रिपीटेड हो रहा है, तो आपको अगर ऐसा लगा कि हाँ ये तो नहीं है, तो वो आज टाइम पे अभी आप जब रिवीजन देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे सब कवर हो गया। अगर क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी तो एक बार में रिवीजन में आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा कंप्यूटेशन। ये सब जो पांचों हेड का इनकम ले लिया, उसके बाद क्लबिंग कर लिया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, एक नोटबुक आपके पास जो है उसमें आप ऊपर मतलब हेडिंग डाल दो कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें आपको डालना है पहले पार्टिकुलर्स। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आपको कैसे करना है। यहां पे आप एक बार लिख दो ऊपर कैलकुलेशन ऑफ GTI, मतलब क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके नीचे आप लिखना है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, मिस्टर आपका नाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आपको लिखना है, होप सो आपको ये दिख रहा है, एक सेकंड, नहीं अभी दिखेगा। अभी आपको लिखना है प्रीवियस ईयर, PY यानी प्रीवियस ईयर 1920, और असेसमेंट ईयर। ये सब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो आगे जैसे चैप्टर आएंगे मैं इन सब का रेलेवेंस आपको बताऊंगा। AY 2021, ठीक है, इतना आपको लिख दिया पहले। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, मिस्टर एक्स की निकाल रहे, ये साल की निकाल रहे। फिर आपको आना है नीचे और पहले आपको लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। उसके नीचे लिखना है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके नीचे आपको लिखना है इन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स GAINS वाले गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके नीचे आपको क्या लिखना है, उसके नीचे आपको लिखना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स अलग हेड होता है। उसके नीचे आपको क्या लिखना है, उसके नीचे आपको लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो पॉज कर लेना, ये पूरा हो जाए, उसके बाद आप अच्छे से कॉपी कर देना। तो ये टोटल, इसमें से आपको एडजस्टमेंट करने हैं, एडजस्टमेंट किसके करने हैं, पहले क्लबिंग का करना है, क्लबिंग, नीचे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ऐसा लिखो और टोटल कर दो, क्या आ जाएगा, GTI। ये एक बार आप पॉज कर लो और पॉज करके आप ये लिख दो तो आपके लिए बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो और अभी अभी साथ साथ में लिख लो पॉज करके, तो ये बाद में इसका सब बेनिफिट आपको पता चलेगा, अभी नहीं। ये फर्स्ट पेज पे रहेगा ना, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पहले दिन ही ये सब पिक्चर्स क्लियर होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी देखोगे तो आपको याद करना, हाँ क्या क्या पढ़ा था इनको। अभी ये फर्स्ट लेक्चर जस्ट चल रहा है आपका, कोई मैं आगे नहीं बढ़ा हूं, तो ये आपको लिख के रखना है। फिर GTI के बाद अपने को क्या करना है, एक सेकेंड नीचे आ जाते हैं। हाँ, अभी आपको GTI आ गया, उसमें से आपको डिडक्शंस लेस करना है। क्या लेस करना है, डिडक्शन। तो आप बोलोगे डिडक्शन क्या है, डिडक्शन एक तरीके का आपको फायदा दिया गया है गवर्नमेंट ने। फायदा क्यों दिया है, इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट चाहती है कि आप सब जो 10 लाख कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो जिससे आपका जो है वो बेटर हो, लाइफस्टाइल वगैरह। प्लस गवर्नमेंट का इंटेंशन वो नहीं, गवर्नमेंट क्या बोले, हमारी जो कंपनीज है जैसे LIC है, PPF है, वहां इन्वेस्टमेंट करो तो उसका हमको पैसा मिलेगा, और आपको भी एज ए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रहे। जो आप वहां पे पैसा ट्रांसफर करोगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन मतलब क्या, समझो आपका 10 लाख GTI आ गया ये सब ऐड करके, अगर उसमें से आपने 1 लाख रुपया वहां इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब क्या, 1 लाख आपका उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको कितना, 9 लाख रुपीज का आपको टोटल इनकम हो जाएगा। तो जो 10 लाख में टैक्स लग रहा था वो अभी कितने पे टैक्स लगेगा, 9 लाख पे टैक्स लगेगा, समझे। तो आपके लिए बेनिफिट है, पर ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या, उनके लिए तो लॉस है, क्योंकि उनको तो कम टैक्स मिलेगा ना। तो इसके लिए वो बहुत सारी कंडीशंस लगाएगी
कि भाई ये चीज में इन्वेस्टमेंट करो, इतना ही बेनिफिट मिलेगा, वो जब भी अपना डिडक्शन का चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे रखना है, ये लेस यहाँ पे करना है, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। क्या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये आप लिख दो। और इसके नीचे आपको क्या लिखना है, ये टोटल इनकम आ जाएगा। और उसके नीचे आपको ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसे ये एक साइड पे आपको मतलब जब भी जहां पे भी बना है फर्स्ट पेज पे आपका इंडेक्स रहेगा। और उसके बाद आप अगर आपने वो पहले वो क्लॉज सब क्लॉज लिख दिए तो उसके नीचे ये लिख दो, नहीं तो अगर फर्स्ट पेज पे रहेगा तो बेटर रहेगा। और इसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ देना, उसके नीचे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, मतलब क्या पूरा कंप्लीट टैक्स तक का क्या फॉर्मेट रहेगा, हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार स्क्रीनशॉट नहीं, आप एक बार पॉज करके लिख दो, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, क्योंकि अभी आपके पास, मैं चाहता हूं कि आपके पास अभी बहुत सारा टाइम, एग्जाम है नवंबर को, तो ये लेक्चर देखना है। और उसके बाद मैं एक क्लिप आपको भेजूंगा यूट्यूब पे, पूरे दिन का समरी, पूरा दिन जो हम लोग ने पढ़ा, 2-2.5 घंटा, 2.5 घंटे का 2-2.5 घंटे का लेक्चर दूंगा। और फिक्स नहीं रहेगा, कभी 3 घंटा भी हो सकता है, कभी 3.5 घंटा भी हो सकता है। एक मोनोटोनस नहीं चलना है कि आपको पता है 2 घंटे का ही लेक्चर है तो आप कैसा 2 घंटा काटने के लिए नहीं आना है, यहाँ पे आपको सीखने के लिए आना है। जो आपको अच्छा लगे एक टाइम फिक्स कर लो, मैं आपको एक टाइम पे आपको लेक्चर देते जाऊंगा, फिक्स टाइम रहेगा, पर आप अपना फिक्स टाइम कर लो। और आपको कैसे लगा लेक्चर वो आप मुझे रिस्पॉन्स देना, कुछ भी सजेशन है हम इंप्लीमेंट करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पर्पस है कि आपको अच्छे मार्क्स आए, और कोई यहाँ पे पर्पस नहीं है, ठीक है। ये आपने लिख दिया, अभी नीचे आ जाते हैं बेसिकली, एक सेकेंड जरा। हाँ, तो अपना कौन सा पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में हम लोग ने क्या देखा, पार्ट 2 में हम लोग ने बेसिकली क्या क्या देखा है। पार्ट 2 में देखा हम लोग ने पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना, स्टेप्स देखी थी टोटल इनकम कैलकुलेट करने की। उसके बाद पांचों हेड में कौन सा है वो क्लासिफाई कर लो, फिर पांचों हेड का अपना कंप्यूटेशन है वो कंप्यूटेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग को करना है सेट ऑफ के प्रोविजन, क्लबिंग के प्रोविजन, वो एडजस्टमेंट करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, उसमें से डिडक्शन लेस करने चैप्टर 6 से के टोटल इनकम आ जाएगा। फिर टोटल इनकम पे टैक्स किस हिसाब से लगेगा, उसमें कुछ आगे चैप्टर आएंगे, उसमें टीडीएस का एडजस्टमेंट होगा, एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, टैक्स रेट क्या रहेगी वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कुछ और भी जैसे एडजस्टमेंट रहेंगे वो हम लोग देखेंगे। और उस हिसाब से यहाँ पे मैंने लिख दिया विल लर्न ईच स्टेप इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स इन फर्दर क्लास। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि जो हर चैप्टर है उसके ऊपर अलग अलग अपना हर एक स्टेप है उसके ऊपर बेसिकली अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, तो वो चैप्टर में हम लोग वो देख लेंगे। फिर अभी यहाँ पे आता है कि पार्ट 3 क्या, पार्ट 1 क्या था कंपोनेंट्स थे, पार्ट 2 क्या था ये स्टेप्स थे, अभी पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1, ये पार्ट भी उसी हिसाब से लिए जिस हिसाब से स्टडी मटेरियल में दिए हुए। तो पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में अपना बेसिकली है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस है इनकम टैक्स एक्ट की जो इंपॉर्टेंट वाली है, जो अपने सिलेबस में जो स्टडी मटेरियल में मेंशन की हुई है वो अभी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 प्रोवाइड्स डेफिनेशन अंडर दिस इनकम टैक्स एक्ट। हर कोई एक्ट में आप देखोगे ना तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखा रहेगा। सेक्शन 1 क्या था, सेक्शन 1 था शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। वो हम लोग को याद हो गया कि शॉर्ट टाइटल मतलब क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961। कमेंसमेंट कब से था, 1 अप्रैल 1962 था। और क्या एक्सटेंट कहां तक था, होल ऑफ इंडिया था, ठीक है। अभी सेक्शन 2 आपको लिखना है, ये सब मैं आपको समरी में दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, तो पहला डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसी का डेफिनेशन है। असेसी का मतलब क्या होता है, आपने लेमैन अगर आपने पहले एग्जाम दिया रहेगा तो आपको पता रहेगा। असेसी का बेसिक मतलब क्या रहता है, जो इनकम टैक्स एक्ट में आके टैक्स भरता है उसको असेसी बोला जाता है। तो क्या असेसी में क्या इंडिविजुअल आएगा, कौन आएगा, मतलब कंपनी आएगा, एचयूएफ आएगा, पार्टनरशिप फर्म आएगा, कौन आएगा असेसी में, असेसी में हर कोई आएगा जो इनकम टैक्स में आके टैक्स भर रहा है या फिर क्या कर रहा है, वो ये डेफिनेशन में क्लियर कट बताया हुआ है कि क्या क्या। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे बेसिकली, पर आपको लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको इनकम टैक्स में बेसिकली प्रैक्टिस वगैरह करना है, आपको इनकम, ये कुछ चीजें होती है जो आपको जानना जरूरी है,
जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लेना है। नहीं तो आगे आपने ये सब हल्के में निकाल दिया ना कि हाँ एसएससी का डेफिनेशन क्या, एग्जाम में ऐसा थोड़ी पूछेंगे व्हाट इज एसएससी, पर ये नहीं पूछेंगे। पर आगे जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगी क्वेश्चंस की, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे ये सब जानना बहुत जरूरी है कि वो टाइम पे एक क्लैरिटी चाहिए रहेगा कि हाँ एसएससी में ये भी था। तो वो टाइम पे अभी देख लेते हैं एसएससी का डेफिनेशन क्या है। एसएससी का मतलब क्या, एसएससी का मतलब क्या होता है, एनी अ पर्सन बाय हुम, ऐसा पर्सन बाय हुम, एक सेकंड में हाईलाइट कर लेता हूं, एनी टैक्स और एनी अदर सम मनी इज पेएबल, या तो कोई भी ऐसा पर्सन जो या तो क्या टैक्स दे रहा है या क्या दे रहा है, एनी अदर सम ऑफ मनी दे रहा है, या तो टैक्स दे रहा है या कोई और पैसा दे रहा है। चलो टैक्स तो समझ गया, कोई और पैसा मतलब क्या होता है पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, वो सब आगे अपन देखेंगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट लगाती है। जो अगर इंटरेस्ट दे रहा है वो बेसिकली आपका वो टैक्स नहीं है, पर वो क्या है, वो है तो पैसा ही ना। एसएससी का मतलब क्या होता है, एसएससी मीन्स अ पर्सन, एसएससी मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन या तो वो टैक्स दे रहा है या फिर क्या दे रहा है, एनी अदर सम मनी दे रहा है, कोई और तरीके का पैसा दे रहा है। एंड इट इंक्लूड्स, और ये लोग और ये तीन चीजें इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है। इसमें क्या याद रखा पहले, एसएससी का मतलब क्या, कोई भी पर्सन जो या तो टैक्स दे रहा है, क्या दे रहा है, पर्सन बाय हुम एनी टैक्स या एनी अदर सम ऑफ मनी, या तो टैक्स या कोई और सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट, जो ये एक्ट के अंदर पेएबल है। टैक्स का मतलब पता है, सम ऑफ मनी में क्या, फाइन, पेनल्टी, फीस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह वो आ जाएगा। पेएबल अंडर दिस एक्ट एंड इट इंक्लूड्स में पहले हम लोग ये देख लेते हैं डीम्ड एसएससी का मतलब क्या होता है। डीम का मतलब जहां जहां भी इनकम टैक्स में या कोई भी लॉ में आएगा, मतलब बेसिकली वो एसएससी है नहीं, या डीम्ड रेंट या डीम्ड इनकम, मतलब क्या वो इनकम है नहीं, पर हम लोग ये एक्ट के पर्पज से वो चीज मान लेंगे कि वो इनकम है। एसएससी वो है नहीं पर हम लोग उसको मान लेंगे। डीम का मतलब क्या होता है, मान लेना। वो एसएससी है नहीं पर हम लोग को मान लेंगे कि ये एसएससी है। तो ऐसा किस केस में होगा, एग्जांपल दो सर, ठीक है। समझो कोई नॉन रेजिडेंट एसएससी है, नॉन रेजिडेंट मतलब समझो डोनाल्ड ट्रंप, यूएस का प्रेसिडेंट, वो एसएससी है, मतलब उसके इंडिया में बिजनेस है, आपको पता है, रियल एस्टेट में। तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी खुद आके संभालता रहेगा, तो उसने क्या किया रहेगा, यहाँ पे अपना एक एजेंट अपॉइंट किया रहेगा। क्या किया रहेगा, यहाँ पे अपना एक एजेंट अपॉइंट किया रहेगा। तो वो एजेंट क्या करेगा, वो एजेंट पूरा देखेगा कि हाँ कौन सा घर बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट, जो डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने एजेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बना देता है कि भाई मेरा इनकम टैक्स का जो भी है तुम ही देखो, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, हर कंट्री में मेरे धंधे, मैं कहाँ कहाँ जाके अपना टैक्स भरूं। तो जो यहाँ पे बैठा है वो रिप्रेजेंटेटिव एजेंट, उसको मान लिया जाएगा कि भाई तुम डीम्ड एसएससी हो, ठीक है। डीम्ड एसएससी का मतलब समझ गया कि जो एसएससी है नहीं पर कुछ रीजन से उसको मान लिया जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लेना डोनाल्ड ट्रंप वाला, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, पहला देख लिया, फिर क्या हम लोग बात करें, एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, आप एसएससी थे पर आपने कुछ डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट मतलब क्या, आपने कुछ धोखाधड़ी कर दी। धोखाधड़ी बेसिकली मतलब आपको टैक्स भरना चाहिए था, आपने नहीं भरा। आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने टीडीएस नहीं काटा। आपको एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, आपने नहीं भरा। आपको किसी और से पैसा लेते टाइम कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, आपने नहीं की। आगे कंडीशन आएगी क्या क्या चीजों में एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। अगर आपने वो सब कर ली तो क्या आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि आपने डिफॉल्ट किया है, और आपके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, टैक्स लगेंगे, जो लगेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कहाँ थे बेसिकली वो समझो, हम लोग थे एसएससी का मीनिंग देख रहे थे। एसएससी का मतलब क्या होता है, पर्सन होता है। क्या होता है, पर्सन, या तो क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, या एनी अदर सम ऑफ मनी इस एक्ट के अंदर दे रहा है। और वो उसमें इंक्लूड होंगे तीन पार्ट। पहला पार्ट क्या है, डीम्ड एसएससी है। दूसरा पार्ट क्या है, एसएससी इन डिफॉल्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं, एवरी पर्सन, मतलब कोई भी आदमी, हर पर्सन, एवरी पर्सन की बात हो रही है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, जिसके सामने कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ, मतलब क्या, बेसिकली कोई भी ऐसा आदमी जिसका प्रोसीडिंग चल रहा है इस एक्ट के अंदर। कैसा प्रोसीडिंग चल रहा है सर, उसके इनकम को रिलेटेड प्रोसीडिंग चल रहा है। मतलब समझो, एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी आपको सुबह में नहीं, मतलब थोड़े टाइम पहले लेक्चर के ये बताया था। क्या बताया था कि हम इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा हमने कितना इनकम अर्न किया। तो हम एक फॉर्म जमा करेंगे जिसको रिटर्न बोलते हैं। तो रिटर्न में आपने दिखाया 10 लाख का इनकम,
हिज इनकम की बात हो रही है, तो आपने कितना इनकम दिखाया है? 10 लाख रुपीज आपने इनकम दिखाया। पर अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो बोलेगा कि हाँ भाई सही है 10 लाख तुम्हारा इनकम है, और वो ओके बोल के आगे रिटर्न प्रोसेस कर देगा, या फिर वो क्या बोलेगा, नहीं भाई तुम्हारा तो इनकम 15 लाख है, तुम गलत दिखा रहे हो 10 लाख रुपए। तो जो आपकी इनकम है उसके रिलेटेड प्रोसीडिंग की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा प्रोसीडिंग किसके लिए रिलेटेड? आपके लॉस के रिलेटेड। आप बता रहे हो आपका लॉस कितना है, आपका लॉस 5 लाख रुपए, पर इनकम टैक्स वाला बता रहे नहीं आपका लॉस तो सिर्फ 50,000 रुपए, तो उसके रिलेटेड आपका कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है, आपको रिफंड मिल रहा है। भाई इनकम टैक्स वाले रिफंड भी देते हैं क्या, पैसा देते हैं? हाँ जी बिल्कुल देते हैं। किस कंडीशन, किस केस में देंगे? समझो आपका जो एडवांस टैक्स एक कंसेप्ट होता है कि आपको पहले एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है। आपने 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स भर दिया, आपको लगा कि मैं बहुत कमाऊंगा ये साल, और 1 लाख, और आपके साल खत्म होते होते आपको लॉस हो गया। तो जो आपने 1 लाख रुपए टैक्स भरा था, एक्चुअली तो आपका टैक्स आ नहीं रहा था, आपने एडवांस में जोश जोश में भर दिया। हर साल आपका इनकम होता है, आपको लगा ये साल भी मेरा इनकम होगा, तो आपने भर दिया टैक्स। पर बाद में पता चलता है कि भाई उतना तो आपका इनकम ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो वो केस में क्या होगा कि वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो अगर कोई रिफंड के लिए रिलेटेड भी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो उसको क्या आपको मान लिया जाता है? क्या मान लिया जाता है? असेसी। और फिर क्या है? इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। किसी और की इनकम के लिए जो आप असेसेबल हो। कौन सा एग्जांपल अभी ऊपर मैंने एक दिया था, क्लबिंग का एग्जांपल। इनकम किसी और की आपने डाला था, पर असेस कौन हो रहा है? आप हो रहे। तो वो केस में भी क्या आपको असेसी मान लिया जाएगा? क्या मान लिया जाएगा? असेसी मान लिया जाएगा। एसएससी का डेफिनेशन देख रहे थे, उसमें क्या 2 सबसेक्शन 7 कैसे याद करना है, मैं ये अगले डेफिनेशन के बाद आपको बता दूंगा कैसे याद रखना है। पहला टर्म आपको याद रखना है कि एसएससी मींस, एसएससी का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन बाय हुम, कोई भी पर्सन जो क्या भर रहा है, या तो टैक्स भर रहा है या एनी अदर सम ऑफ मनी भर रहा है, या तो टैक्स भर रहा है या एनी अदर सम ऑफ मनी भर रहा है। और इंक्लूड होंगे 3 चीजें इंक्लूड होगी। क्या इंक्लूड होगी? असेसी इन डिफॉल्ट होगा, डीम्ड असेसी होगा, और तीसरा क्या? जिसका प्रोसीडिंग चल रहा है। कैसा प्रोसीडिंग? इनकम का प्रोसीडिंग, लॉस का प्रोसीडिंग, रिफंड का प्रोसीडिंग, या फिर इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, उनका प्रोसीडिंग। होप सो इट्स क्लियर। क्लियर नहीं है एक बार पढ़ना, कोई डाउट हो बिंदास अपना व्हाट्सएप पे मेरे को टैक्स करो। आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर आएगा आपको मंडे को, बेसिकली यही आएगा। मैं डेमो पे यूट्यूब पे मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, पर उसमें सब डिटेल्स नहीं रहेगी जो आपको मिलने वाली है। तो वो आप मेरे को, मैं उसमें आपको नंबर दे दूंगा, नंबर पे आप बिंदास आप मेरे को डाउट पूछो, मैं आपको सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। इससे कॉम्प्रिहेंसिव इतनी तरीके से कोई डेफिनेशन पूरे इंडिया में नहीं कराने वाला। बेसिकली क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्या है? पर्सन का डेफिनेशन। तो अभी मैं आपको याद करा रहा हूं कि पर्सन कितने पर्सन है? 7 पर्सन है। और असेसी का डेफिनेशन और पर्सन का डेफिनेशन रिलेटेड है। असेसी का डेफिनेशन और पर्सन का डेफिनेशन रिलेटेड है। पर्सन कितने हैं? 7 पर्सन है। और असेसी का डेफिनेशन क्या है? 2 सबसेक्शन 7। 2 सबसेक्शन 7 एसएससी का डेफिनेशन है। और पर्सन भी कितने हैं? 7 पर्सन है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, 2 into 3 + 1। ये आप देख रहे हो 2 सबसेक्शन 31, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे मैंने बताया 2 सबसेक्शन 31, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1, तो कितना हो जाता है? 7 हो जाएगा। 2 into 3 क्यों किया? कि 2 के 3 जोड़ियां हम बनाएंगे पर्सन याद रखने के लिए, +1 एडिशनल एक्स्ट्रा आदमी, ठीक है, समझे? होप सो। 2 into 3 + 1 कितना होता है? 7 होता है। तो असेसी का डेफिनेशन क्या है? 2 सबसेक्शन 7। और 231 क्यों? 2 की 3 जोड़ी रहेगी और 1 एक्स्ट्रा। तो पहला 2 की जोड़ी में क्या रहेगा? पहला रहेगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हो, मैं इंडिविजुअल हूं। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, उसमें वो लुनेटिक कुछ नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। जो पैसा कमाएगा वो गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? जो पैसा कमाएगा वो गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा, भले ही तुम माइनर हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट को नहीं फर्क पड़ता। तुम पैसा कमा रहे हो, आके टैक्स भरो। फिर क्या है? फिर सेकंड पॉइंट है एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो कंसेप्ट है। जो आपका फैमिली बिजनेस है, तो आपका अगर वो एचयूएफ है तो उसके ऊपर आपको
उसको पर्सन अलग से ट्रीट करते हैं और उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स मतलब जो इंडिविजुअल को मिलते हैं वो ही इसको मिलते हैं। तो क्या उससे बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, एडिशनल 2,50,000 का स्लैब मिल जाता है। बेसिक एग्जम्पशन का जो स्लैब होता है, पहले दो क्या थे, दो की 3 जोड़ी अपने को बनानी है, इंडिविजुअल एचयूएफ, फिर 2 कॉन्सेप्ट है, 2 में क्या है, कंपनी एंड फर्म। कंपनी को आपको हाईलाइट करके रखना है क्योंकि कंपनी के अंदर और भी बहुत सारी अपने को डेफिनेशंस आएगी, तो कंपनी को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी और फर्म मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म से आपको एक चीज याद रखनी है, आप नोटबुक में लिख दो कहीं पे नोट पे, जहां जहां पे पार्टनरशिप फर्म आएगा वहां पे एलएलपी इंक्लूड होगा। Wherever partnership firm comes in this act, LLP itself included in meaning of partnership firm. Partnership firm के meaning में ही LLP included रहेगा। But एक exception है, except presumptive basis taxation। ये कब आएगा, ये आएगा अपना कब, BJBP में आएगा तब देख लेंगे। कंपनी और फर्म, फर्म का मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म, और वेरेवर पार्टनरशिप फर्म कम्स, एलएलपी इटसेल्फ इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में हमेशा एलएलपी इंक्लूडेड रहेगा। एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, वो जो मैंने बताया आपको, प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे आप लिख दो इन इनकम टैक्स एक्ट, इन इनकम टैक्स एक्ट वेरेवर पार्टनरशिप फर्म कम्स, वेरेवर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कम्स, LLP itself included in meaning of firm। बेसिकली इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ कि जहां जहां पार्टनरशिप फर्म आएगा वहां वहां पे LLP आएगा, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव, PRESUMPTIVE, यहां पे मैं लिख देता हूं स्पेलिंग, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इसमें एलएलपी और फर्म का मतलब अलग होता है, मतलब कुछ प्रोविजन है जो सिर्फ फर्म को ही अप्लाई होते हैं, एलएलपी को नहीं होते, ये चैप्टर में देख लेंगे। तो अभी तक क्या, दो की 2 जोड़ी देखे, इंडिविजुअल देखा, एचयूएफ देखा, कंपनी देखा, फर्म देखा। फिर 2 नेक्स्ट जोड़ी में क्या, एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये एक है, और लोकल अथॉरिटी दूसरा है। एओपी बीओआई अलग है, लोकल अथॉरिटी अलग है। एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, कुछ लोग आप एक कुछ टर्म के लिए एक साथ मिलते हैं, एक बिजनेस करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस क्लोज करते हैं। बेसिकली ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं ना अपने, ये गणपति के मंडल वगैरह, तो ये एओपी बीओआई की कैटेगरी में आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये आपको एक एक चीजें बेसिकली सिर्फ कंपनी को छोड़ के आपको ये सब याद नहीं रखनी कि इंडिविजुअल कौन होता है, एचयूएफ कौन होता है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछने वाले। आपको कंपनी के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो देखना है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अलग से टैक्स में बहुत सारी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है आगे, तो वो आपको देखना है। और पार्टनरशिप फर्म में इतना देखना है कि जहां जहां पार्टनरशिप फर्म आएगा एलएलपी साथ में आएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में एलएलपी का क्वेश्चन आया तो आपको याद होना चाहिए, आप क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स है वही वे पे सॉल्व होगा। फिर लास्ट कौन सा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब क्या, जिस हिसाब से अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस था, जो कहीं नहीं गया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इनकम जाती थी, वही टाइप से जो पर्सन कहीं नहीं फिट हो रहा है वो कहां पे हो जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें बेसिकली क्या, टेंपल वगैरह हो गए, ये इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, फर्म भी नहीं है, एओपी बीओआई भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है मैंने नहीं बताया, तो जो अपना गवर्नमेंट का म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होता है, जो मुंबई में कौन सा बीएमसी है, बृहन मुंबई वाला, वो अपना लोकल अथॉरिटी होता है। तो 2 की 3 जोड़ी मैंने बोली थी, क्या था, इंडिविजुअल एचयूएफ पहला, फिर क्या कंपनी फर्म, फिर क्या एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी, और लास्ट क्या, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो 2 into 3 मतलब 2 का 3 जोड़ी प्लस 1 कौन सा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आपको सेक्शन याद हो जाएगा 2 सबसेक्शन 31, और 7 पर्सन थे, असेसी और पर्सन रिलेटेड है, तो 2(7) में क्या आ जाएगा, असेसी आ जाएगा। अभी हम लोग आज के लिए बस ये लास्ट कर लेते हैं, क्लासेस ऑफ कंपनीज कर लेते हैं, और फिर आज का लेक्चर अपना डेमो लेक्चर एंड करते हैं। तो क्लासेस ऑफ कंपनीज में कौन कौन सी, मतलब कंपनी है, कंपनी में कौन कौन से टाइप की कंपनी होगी। तो देखो, एक इंडियन कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है, और एक डोमेस्टिक कंपनी होती है। इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो पहले इंडियन कंपनी की बात करते हैं। कंपनी शुड बी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड। कंपनी या तो बनी है या रजिस्टर्ड हुई है। किसमें बनी है या रजिस्टर्ड हुई है, अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 1956 भी हो सकता है, और कंपनीज एक्ट कौन सा हो सकता है, 2013 वाला भी हो सकता है।
कंपनी शुड बी इधर रजिस्टर्ड और फॉर्म्ड, रजिस्टर्ड या फिर फॉर्म हुई होनी चाहिए, कहा कंपनीज एक्ट में होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब कि जब आप कंपनीज एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताते हो ना कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर दूसरा क्या प्रिंसिपल ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस या दूसरा प्रिंसिपल ऑफिस वही एक ही होता है, शुड बी इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए। इंडियन कंपनी का डेफिनेशन क्या, या तो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट में होनी चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। इंडियन कंपनी हो गया। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, इंडियन कंपनी में बस आप ये पढ़ लो, बस इससे ज्यादा आपको नहीं जाना। मेन आपका डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी आपको रट्टा करना है, अब भी करना है, ये लेक्चर के साथ ही करना है, इसके बाद नहीं करूंगा मैं। और आपको बाद में टाइम डालना भी नहीं है, बाद में सिर्फ आपको सोचना है कि हाँ मेरे को याद आ रहा है कि नहीं। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या, फॉरेन कंपनी का सिंपल मतलब है जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो कंपनी फॉरेन कंपनी है। जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी का अलग ही मतलब उसका अलग ही चल रहा है दुनिया में, और फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी साथ साथ है। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी नहीं, जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, तो डोमेस्टिक कंपनी का दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या, एवरी इंडियन कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी। एवरी इंडियन कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, हर एक इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। तो भाई क्या फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी है, हाँ जी बिल्कुल, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी है, पर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो डोमेस्टिक कंपनी। कौन सी कंडीशन है देखते हैं। हाँ तो कंडीशन, पहला कंडीशन है इंडियन कंपनी होना चाहिए। दूसरा कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी, मतलब क्या, फॉरेन कंपनी। जो फॉरेन कंपनी है उसने क्या किया है, उसने किया है हु मेड द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट, उसने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट की है। किसकी अरेंजमेंट की है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। मतलब पहला क्या, पहला तो इंडियन कंपनी हमेशा डोमेस्टिक कंपनी है। दूसरा क्या, फॉरेन कंपनी भी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है अगर उसने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए, मतलब अरेंजमेंट किए हुए जो प्रिस्क्राइब किए, किसने प्रिस्क्राइब किए, जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है सेबी वगैरह, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए किसके रिलेटेड, डिक्लेरेशन या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड किधर, इंडिया में। पहला इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, फिर अदर देन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के अलावा फॉरेन कंपनी, वो भी इंडियन कंपनी। अगर उसने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किए, किसके अरेंजमेंट किए, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, किसके, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अगर इंडिया में अरेंजमेंट किए हुए हैं तो वो भी क्या बन जाएगी, वो भी बन जाएगी अपनी डोमेस्टिक कंपनी। तीन कंपनी देखी थी, इंडियन कंपनी ये मैंने हटा दिया जानबूझ के, अभी आपको बोलना है इंडियन कंपनी, साथ साथ में बोलो भाई, घर पे बैठे हो, किसी की कोई शर्म नहीं करनी है, मार्क्स लाने हैं तो शर्म को छोड़नी पड़ेगी। इंडियन कंपनी एक टाइप की कंपनी है, फॉरेन कंपनी दूसरे टाइप की कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी। सबसे पहले फॉरेन कंपनी देख लेते हैं। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या, वो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी हो जाती है। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है या तो वो इंडियन कंपनी है, दूसरी कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब क्या फॉरेन कंपनी है, पर उसने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट, ये वर्ड याद रखना है, प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किया है, किसके लिए, डिक्लेरेशन के लिए या फिर पेमेंट के लिए। किसका डिक्लेरेशन या पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट। क्लियर है, होप सो क्लियर हो गया, ठीक है। इंडियन कंपनी का मतलब कुछ नहीं, इजी है, या तो इनकॉर्पोरेट मतलब या रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या कंपनीज एक्ट में हुई है, प्लस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे है, इंडिया में। तो आज के सेशन का जितना भी हम लोग ने किया पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पूरा एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। हर लेक्चर में ऐसा ही होगा, लेक्चर एंड होते टाइम जितना पूरा करा है रिवाइज होगा, और नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होगा जितना पिछले लेक्चर में किया था रिवाइज होगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन सीए एग्जाम, और कोई की नहीं है। यहाँ पे ही आप ये क्लास में इतना याद करना है, आपको साथ साथ में बोलना है, तो उससे क्या होगा, आपको यही रट जाएगा, आपको ज्यादा टाइम दूसरे सब्जेक्ट पे आप फोकस कर सकते हो। तो अभी थोड़ा मैं फास्ट जाने वाला हूं। पार्ट 1 क्या था, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉस है। पार्ट 1 क्या था, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में रहने का कॉस्ट इज अ टैक्स, और वो टैक्स का पैसे से गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉमन वेलफेयर एक्सपेंस करेगी। यहाँ पे जो जो लिखा है डायरेक्टली स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की लाइन बाय लाइन कॉपी की हुई है, सो डोंट वरी अबाउट इट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, कॉमन वेलफेयर। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी डायरेक्ट वेल्थ है, डायरेक्ट इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा। आपने 10 लाख रुपया
रुपया कमाया, आपकी 10 लाख के ऊपर सीधा टैक्स लगा, वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। पर्सन जो डायरेक्ट टैक्स पे करेगा उसको किसी टाइप का क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगा, वो शिफ्ट नहीं कर सकता बर्डन किसी और पे, उसको खुद को ही वो बर्डन उठाना है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? ये प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस पे लगेगा। एग्जांपल मैंने दिया था, आपने बिस्किट खाया, चॉकलेट खाया, और जो ये टैक्स भरेगा वो आगे इसका ट्रांसफर कर सकता है टैक्स का बर्डन किसके ऊपर? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग ये डायरेक्ट टैक्स की बैच के बाद देखेंगे। अभी इनकम टैक्स पे आ जाते हैं। इनकम टैक्स के कंपोनेंट देखे थे, 3 बड़े देखे थे, 3 छोटे देखे थे। 3 बड़े 3 छोटे। 3 बड़े में क्या था? 3 बड़े में पहला था इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1/4/1962 से आया। इनकम टैक्स एक्ट याद आती है आपको, सेक्शन 1 याद आना चाहिए। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कमेंसमेंट कब से कमेंस हुआ? 1/4/1962। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, और क्या? एक्सटेंट। एक्सटेंट कहां तक है? होल ऑफ इंडिया तक है। फिर क्या है? एनुअल फाइनेंस एक्ट की बात हो रही है। एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट में मैंने क्या बोला था? बजट वाला आपको याद रखना। जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है तो फाइनेंस बिल होता है, फिर जब पार्लियामेंट उसको बिल को पास कर देता है और फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, तो वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, तो वो टाइम पे बहुत सारे क्या थे, अलग सिचुएशन थी। अभी बहुत सारी अलग सिचुएशन थी। तो फिनांस एक्ट के तहत बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं, जो कानून में अमेंडमेंट आते हैं। फिर इनकम टैक्स रूल्स, तीसरा बड़ा पार्ट। अगर बहुत टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर टाइम एक्ट में चेंज करे, एक्ट में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को पार्लियामेंट का सेशन बिठाना पड़ेगा। तो सीबीडीटी के पास पावर है। सीबीडीटी कौन होता है? मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर कौन था? गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। उसमें मैंने 2 आपको पार्ट कराए थे, सीबीडीटी था, सीबीआईसी था, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का छोड़ देते, सीबीडीटी की बात करते, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके पास पावर है कि वो इनकम टैक्स रूल्स में कुछ चेंज कर सकती है। इनकम टैक्स रूल्स कौन से हैं? 1962 है। 3 बड़े हो गए, 3 छोटे। 3 छोटे में सर्कुलर्स थे। सर्कुलर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डिपार्टमेंट के ऊपर बाउंड है, आपके ऊपर गाइडेंस है। नोटिफिकेशन सबके ऊपर बाउंड है। नोटिफिकेशन का एग्जांपल मैंने क्या दिया था? आपका ड्यू डेट जो एक्सटेंड होता है। और केस लॉ क्या होता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जो कुछ लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, वो इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बन जाते हैं, पर वो अभी अपने को डिस्कस नहीं करना, वो सीए फाइनल का पार्ट है। फिर आ जाते हैं सबसेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क होता है? सबसेक्शन और क्लॉज, अगर एक सेक्शन है सेक्शन 2, उसके अंदर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1A बोलता है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, 1B बोलता है अमालगमेशन के बारे में, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या वो मान लिया जाएगा? वो क्लॉज मान लिया जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो क्लॉज माना जाएगा। और दूसरा क्या है? अगर सेक्शन 9 की बात करते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। उसके अंदर 8 क्लॉज है। 8 क्लॉज क्या एक दूसरे के रिलेटेड है, मतलब वो 8 मिला के सेक्शन 9 पूरा बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको सबसेक्शन माना जाएगा। सबसेक्शन ऑन द अदर हैंड, वेयर ईच पार्ट ऑफ सेक्शन टेकन टुगेदर टू कंप्लीट द कंसेप्ट, इट इज अ सबसेक्शन। फिर क्या बात करते हैं? प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोवाइजो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेक्शन 80 जीजीबी। 80 जीजीबी क्या होता है? अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो आपको मिलता है डिडक्शन। तो डिडक्शन में एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप कैश में दोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये प्रोवाइजो है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन देता है। 80 जीजीबी में ही बोलता है कि अगर आप डोनेशन दे रहे हो, इंडियन कंपनी बेसिकली डोनेशन देती है किसको? पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। पर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। कहां एक्सप्लेन किया है? अपने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सेक्शन 80 जीजीबी के एक्सप्लेनेशन डाला हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर नीचे आके हम लोग ने देखा था स्टेप्स क्या थी। स्टेप्स से पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालना है? अगर इंडिया के रेजिडेंट हो तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा। फिर 5 हेड में आपको अलग अलग क्लासिफाई करना है, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन में, और 5वां क्या था? अदर सोर्सेस में। फिर क्या करना है? कंप्यूटेशन करना है हर एक हेड के हिसाब से, वो सीखेंगे जब चैप्टर आएगा। फिर क्लबिंग के प्रोविजन, किसी दूसरे का इनकम आप में ऐड होगा। सेट ऑफ, आपने सेट ऑफ किया, एक हेड का प्रॉफिट दूसरे हेड का लॉस आपने सेट ऑफ किया। कैरी फॉरवर्ड, आप आगे लेके गए, लॉस कितने टाइम आगे लेके जा सकते हो, ये सब करोगे तो आपका कितना ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें से कुछ बेनिफिट आपको गवर्नमेंट देगी, आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप कुछ खर्चा करो, इसका आपको डोनेशन दो आप, तो इससे आपको डोनेशन डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन आपसे जीटीआई से लेस हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। ये सबके ऊपर अपना अलग अलग चैप्टर है, तो वो टाइम पे देख लेंगे। फिर हम लोग ने डेफिनेशंस देखी थी। कोई डेफिनेशन क्या देखी
देखी थी, असेसी का डेफिनेशन देखा था। असेसी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा आदमी जो या तो टैक्स भर रहा है या कोई और सम भर रहा है, मनी भर रहा है। ये एक्ट में सम अदर मनी क्या होता है, इंटरेस्ट हो गया, फाइन हो गया, फीस हो गया, ये सब चीजें। बट तीन चीजें इंक्लूड होगी। क्या पहला चीज क्या, डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी का मैंने क्या एग्जांपल दिया था, डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे एजेंट। दूसरा क्या, असेसी इन डिफॉल्ट की बात की थी। असेसी इन डिफॉल्ट, आपने कुछ डिफॉल्ट कर दिया टैक्स भरने में, टीडीएस काटने में, या एवरी पर्सन जिसका प्रोसीडिंग चल रहा है ये एक्ट में, किसका प्रोसीडिंग, इनकम का प्रोसीडिंग, लॉस का प्रोसीडिंग, रिफंड का प्रोसीडिंग, फिर क्या इनकम फ्रॉम एनी अदर पर्सन, मतलब किसी और क्लबिंग वाला एग्जांपल था। फिर हम लोग ने क्या देखा, पर्सन का डेफिनेशन, 2-7 असेसी और 7 ही पर्सन होते हैं, और ये दोनों डेफिनेशन रिलेटेड है, तो आपको कैसे याद रखना है, 2-7 असेसी का डेफिनेशन है, पर्सन कितने, 7, तो 2 into 3, दो का 3 जोड़ी प्लस एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या था, इंडिविजुअल एचयूएफ पहला जोड़ी, ये हमेशा जोड़ी साथ में ही रहेगी। कंपनी फर्म दूसरा जोड़ी, फर्म के साथ एलएलपी आएगा एक्सेप्ट प्रिजम्पटिव बेसिस। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का आगे हम लोग मतलब देखेंगे। फिर एओपी, बीओआई और लोकल अथॉरिटी तीसरा जोड़ी, और चौथा अलग क्या, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये लाइक अदर सोर्सेस है, जो कहीं फिट नहीं बैठा वो यहाँ पे फिट बैठेगा। एग्जाम्पल टेम्पल है, मंदिर जो अपने। फिर इंडियन कंपनी का मतलब क्या था, कंपनीज के अंदर बाइफर्केशन देख लेते हैं। इंडियन कंपनी का मतलब क्या, वो या तो फॉर्म होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए कंपनीज एक्ट में, या तो 1956 वाला भी चलेगा, 2013 वाला भी चलेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इंडियन कंपनी है, प्लस क्या बात हो रही है, अगर किसी अदर देन इंडियन कंपनी, मतलब जो फॉरेन कंपनी है उसने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट की हुई है। प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट की हुई है किसके रिलेटेड, डिक्लेरेशन या पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आपका वो कंपनी क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगा। होप सो दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू। दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर बैच। ऐसे ही चलेगा, इससे भी और आगे जैसे मेरा एक्सपर्टाइज होता जाएगा और मैं मतलब स्पीकिंग वगैरह में और बेटर होते रहेगा ये लेक्चर। जस्ट शेयर विद दिस, ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और इससे क्या बेनिफिट होगा, 1000 रुपीज में अप्रोक्स आपको कोई इनकम टैक्स का ये लेवल का क्लास नहीं देने वाला। इट इज एज सिंपल एज दैट। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए, और मेरे को ऑलरेडी आपने बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपको एक थोड़ा स्लो मैं बोलने वाला हूँ। जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, मैंने जो होमवर्क दिया था वो आपको कंपलसरी करना है। 8 कॉलम का आपको, मेरे को अभी मंडे को मैं ये लेक्चर भेजूंगा, अगर आप पहले देख लेते तो कोई इश्यू नहीं है। मंडे को जब मैं भेज रहा हूँ तो आपको वो 8 कॉलम का जो लिस्ट है वो मुझे प्लीज आपको व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आपको फोटो खींच के मेरे को सेंड करना है, ताकि मेरे को लगे कि आप लोग काम कर रहे हो। प्लीज वो करोगे, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपको टैक्स में 60 में से 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं आपको वे बताऊंगा 5 टाइम रिवीजन कैसे करना है, उसके बाद टेस्ट कैसे लिखना है, सब कुछ बताने वाला हूं। प्लीज वो कर लेना। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।